कहानी है एक ऐसे युग की जब तलवारों का राज था और इंसाफ सिर्फ एक धोखा। जब ब्लेड सेक्ट का महान लीडर किसी राजभरी साजिश का शिकार बन गया और पूरा मार्शल वर्ल्ड अंधेरों में डूब गया, तभी आता है एक अनजाना, अनुभवहीन पर दिल से सच्चा वॉरियर यान रेन। एक आखिरी पत्र के साथ निकलता है एक ऐसे सफर पर जो उसके लिए बन जाता है मौत और जिंदगी का खेल, जहाँ दुश्मन हर मोड़ पर उसका इंतजार करते हैं, लेकिन उसका जज्बा इंसाफ और आजादी का कभी नहीं टूटता। जब पूरी दुनिया छुपी हुई नफरत और झूठी राइचियसनेस से जूझ रही थी, तभी यान रेन उठाता है अपना खुद का झंडा, चेंग फेंग बैंग यानी राइड द ब्लेड क्लैन, और शुरू करता है एक क्रांति, एक जंग असली इज्जत और आजादी के लिए। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नरेटिंग वॉइस के साथ, जो कि हमें बता रही थी कि नॉर्दर्न विल्डरनेस के मोयुन कल्ट ने साउथ पर अटैक कर दिया। ये इंसिडेंट 13 साल पहले हुआ था, जिसके चलते सेंट्रल प्लेन में मौजूद मार्शल वर्ल्ड तबाही के कगार पर था। उस वक्त युन जिंगशान नाम का एक पावरफुल तलवारबाज अचानक से इमर्ज हो गया। उस जाबाज योद्धा ने अकेले ही मोयुन कल्ट की धज्जियां उड़ा दी और उसके इसी करतब को देखकर उसे ब्लेड मास्टर इस टाइटल से नवाजा गया। इस बैटल के बाद मार्शल वर्ल्ड पूरी तरह से राइचियस पाथ को फॉलो करने वाले चेनफेंग पवेलियन के अंडर में आ चुका था। तो इस तरह से चेनफेंग पवेलियन इस मार्शल आर्ट दुनिया का सबसे बड़ा सेक्ट बन चुका था। लेकिन बदलते मौसम के साथ चेनफेंग पवेलियन के रंग भी बदलने लगे। उन्होंने अब अपने फायदे के लिए काम करना शुरू किया था, जिसके चलते एक जमाने में राइचियस पाथ को फॉलो करने वाला चेनफेंग पवेलियन अब एक ईवल सेक्ट बन चुका है। एक वक्त पर चेनफेंग पवेलियन इस मार्शल आर्ट की दुनिया का प्रोटेक्टर था, मगर आज उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, जिसके चलते मार्शल आर्ट की दुनिया एक बार फिर से क्यास के अंधेरों में धकेली जाएगी। यहाँ पर खून की नदियाँ बहेगी। तो अब इसी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ इस कहानी की शुरुआत होती है। यहाँ पर हमें एक एंशिएंट टेम्पल दिखाया गया, जो कि कई सालों से बंद पड़ा था, लेकिन आज वहाँ पर एक योद्धा जख्मी हालत में अपने डिसाइपल को लेकर पहुँच गया। और छोटा बच्चा अपने मास्टर से पूछ रहा था कि आखिर ये लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं, हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तो उसके मास्टर अपने एक स्पेशल सोर्ड जिसका नाम किंग है था उस बच्चे को सौंप देते हैं। वो कह रहे थे कि तुम्हें कुछ भी करके इस सोर्ड को गार्ड करना होगा। अगर मैं वापस तुम्हारे पास नहीं आया तो तुम मेरा इंतजार मत करना। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से सीधा चोंगशू टाउन चले जाओ। वेल, इस बच्चे का नाम था यान रेन। वो अपने मास्टर से कहता है कि मेरे माँ बाप तो बचपन में ही मारे गए। वो आप ही थे जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे सहारा दिया, और आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। मुझे मौत से डर नहीं लगता। अगर वो लोग हमें मारना चाहते हैं तो ठीक है, हम दोनों मिलकर आखिरी सांस तक उनका मुकाबला करेंगे। मास्टर भी ये सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। वो भी अपने डिसाइपल को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अब अगर उन्हें अपने डिसाइपल को बचाना है तो ये कदम उठाना पड़ेगा। वो अपने दिल पर पत्थर रखकर उस टेम्पल से बाहर चले गए, अपने डिसाइपल को रोता भी लगता पीछे छोड़कर। और अब हम देख पाते हैं कि उस मास्टर को कई सारे लोगों ने घेर लिया है। वो कह रहे थे कि जल्दी से वो किंग हे सोर्ड और उस बच्चे को हमारे हवाले कर दो। तो मास्टर ने तुरंत ही अपने एरो हेड को स्पिन करते हुए उन लोगों पर हमले करना शुरू कर दिए। भले मास्टर अपने एरो हेड के साथ काफी अच्छे से उनका मुकाबला कर रहे थे, लेकिन वो अकेले पड़ने की वजह से उन पर कई सारे हमले हो गए। मास्टर को कुछ भी करके अपने डिसाइपल को बचाना था, जिसके चलते उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक इन लोगों का मुकाबला किया। और जब ये सारे असासिन खत्म हुए तब मास्टर भी नीचे गिर गए। तब तक यान रेन किंग हे सोर्ड को घसीटते हुए बाहर आ चुका था। वो तो अपने मास्टर की ऐसी हालत देखकर फूट फूट के रोने लगा। मास्टर से कह रहे थे कि बच्चे, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ भी करके इस लाइफ को लीड करना होगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, तुम कभी हार नहीं मानोगे। मुझे बस एक बात का अफसोस है कि मैं तुम्हें जवान होता हुआ नहीं देख पाऊंगा, मगर शायद यही हमारी किस्मत होगी। अब आज तुम मुझसे वादा करो कि इस किंग हे सोर्ड के बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। तुम्हें इस सोर्ड को छुपा के रखना है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस दुनिया के सबसे महान तलवारबाज बनो। और इतना कहते साथ ही मास्टर ने अपना दम तोड़ दिया। यान रेन की तो मानो एक ही पल में पूरी दुनिया उजड़ गई थी, मगर अब उसे अपने मास्टर से किए हुए वादे को निभाना होगा। इसलिए उस नन्ही सी जान ने अपने मास्टर को दफनाकर किंग हे सोर्ड को भी उन्हीं की ग्रेव के पास छुपा दिया था। वो रोते हुए अपने मास्टर से प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वो कड़ी मेहनत करके उनके सपने को पूरा करेगा। वो जरूर से इस दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बन के दिखाएगा। जिसके बाद यान रेन अपने छोटे छोटे कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाकर चोंगशू टाउन की तरफ निकल पड़ा। वो कहता है, मास्टर, आपने मुझे चेनफेंग सोर्ड टेक्निक सिखाई थी, तो मैं आपकी उस लेगेसी को
हमेशा जारी रखूंगा। और अब हमें सीधे 10 साल बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर हम देख पाते हैं यानरेन को, जो कि अब एक लकड़हारा बन चुका है। वो अपनी वुड कटिंग करते हुए कुछ लोगों की गॉसिप को सुन रहा था। वो लोग कहते हैं कि 13 साल पहले हमारे चेनफिंग पवेलियन के मास्टर ने इस दुनिया को बचाया था। तो सही मायनों में हमारे सेक्ट के लोग ही इस दुनिया के सबसे बहादुर तलवारबाज हैं। लेकिन आजकल तो कोई भी ऐरा गैरा आकर खुद को तलवारबाज बता देता है। भला सिर्फ तलवार उठाने से कोई तलवारबाज कैसे बन सकता? हमने तो ऐसे लोगों को अच्छा खासा सबक सिखाना चाहिए। जो सुनते ही यानरेन उसके पास पहुंच गया। वो कहता है कि हमारा चोंगशू टाउन सभी तलवारबाजों का घर है, इसलिए तुम चंगफिंग पवेलियन के लोग बेवजह किसी को परेशान नहीं कर सकते। अगर तुम लोगों में इतनी ही गर्मी है तो तुम अपनी स्किल्स मुझ पर ट्राई कर सकते हो। जो सुनते ही वो लोग कह रहे थे, देखो तो ये मामूली सा वुडकटर हमें ज्ञान की बातें पेल रहा। और फिर उन तीनों ने मिलकर यानरेन पर हमले करना शुरू कर दिए। हालांकि यानरेन बड़े ही फनी अंदाज में उनकी कुटाई कर रहा था। उसे इन तीनों पर डोमिनेट करता हुआ देखकर टाउन के लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। जो देख अब उन तीनों लोगों ने अपनी तलवारें बाहर निकालते हुए यानरेन पर अपने स्लैश अटैक रिलीज करना शुरू कर दिए। यानरेन जैसे तैसे उनके अटैक को डॉज करते हुए सोचने लगा कि अगर मेरे मास्टर जू को पता चला कि मैंने मार्केट में अपनी सोड निकाली थी तो बुड्ढा 1 महीने तक मुझसे अपने गंदे कपड़े धुलवाएगा। ना बाबा, मैं तो ये रिस्क नहीं उठाने वाला। उतने में ही वो लोग उससे कह रहे थे कि बच्चे अब देखते हैं तुझ में कितना दम है। तो यानरेन उन्हें बताता है कि मेरे पास भी राइडिंग एज सोड टेक्निक है, उसके एक ही स्लैश में तुम तीनों का काम तमाम होगा। इतना कहते साथ ही यानरेन ने अपना स्लैश अटैक उन पर रिलीज कर दिया। जो देखते ही वो तीनों भी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए यानरेन तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। वो कह रहा था कि समझदार लोग बेवकूफों के साथ फाइट करके कभी भी अपना वक्त जाया नहीं करते। जब तक इन तीनों ने अपनी आंखें खोली तब तक यानरेन काफी दूर भाग चुका था। तो ये तीनों भी गुस्से में आकर उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें यानरेन के मास्टर जू दिखाए जाते हैं, जो कि नदी किनारे बैठकर मछलियां पकड़ रहे थे कि तभी एक परिंदे ने आकर उन पर हमला कर दिया। तो मास्टर जू तुरंत एक चट्टान पर सवार होकर पूछने लगे कि किसने मुझ पर स्नेक अटैक किया था। अगर तुम्हें फाइट ही करनी है तो तुम आमने सामने आकर मेरा मुकाबला कर सकते हो। और उतने में ही वो जिस चट्टान पर खड़े थे उस पर किसी ने स्लैश अटैक कर दिया। साथ ही साथ एक फीमेल कल्टीवेटर अपनी तलवार और डैगर लेकर उनके सामने पहुंच चुकी थी। मास्टर उससे कहते कि मैं तो कई सालों से सेक्लूजन में रह के प्रैक्टिस कर रहा था, इसीलिए मुझे मेरे दुश्मनों के नाम ठीक से याद नहीं है। तो बताओ फिर तुम किसकी बेटी हो? तभी वो बंदी सीधे जाकर उन पर हमला करते हुए कहने लगी कि बुड्ढे ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं, तो अच्छे से जानता है कि मैं कौन हूँ। अब मास्टर के हाथ में कोई सोड तो नहीं थी, लेकिन वो एक पेड़ की टहनी का यूज करते हुए उसके अटैक को काउंटर करने लगे। उस बंदे ने मास्टर पर हमले करने की न जाने कितनी सारी कोशिशें की होगी, लेकिन मास्टर ने उसके हर एक अटेम्प्ट को फेल कर दिया। वो अपनी मामूली सी स्टिक से ही उस पर एक जोरदार हमला करते हुए उसे काफी पीछे पुश कर देते हैं। लेकिन तभी वो बंदी वहाँ पर अपना सोड से बना हुआ फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देती है और अब पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई फ्लाइंग सोड मास्टर पर हमले करने के लिए रवाना हो गई, जिन्हें मास्टर काफी तेजी के साथ डॉज करते जा रहे थे। लेकिन तब तक उस बंदी ने वहाँ आकर उन पर एक जोरदार हमला कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। मास्टर कह रही थी, वाह तुम्हारी स्टार वीविंग सोड टेक्निक तो कमाल की है। मुझे तो कभी लगा नहीं था कि चेनफिंग पवेलियन की कमांडर खुद मुझसे मिलने आएगी। मेरे ख्याल से यान जियो ने तुम्हें यहाँ भेजा है। जिस पर वो कमांडर कहने लगी कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ इंट्रोडक्शन राउंड खेलने नहीं आई, मुझे बस वो लेटर चाहिए जो कि तुम्हारे पोजीशन में है। वो लेटर मेरे हवाले कर दो और मैं चुपचाप से यहाँ से चली जाऊंगी। जो सुनते ही मास्टर उस पर अटैक करने के लिए रवाना होते हुए कहने लगे कि लड़की फिर तो तुम्हें डिसअपॉइंट होना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ यानरेन इन तीनों कल्टीवेटर को अपने पीछे भगा रहा था, जिसमें पूरे टाउन में अफरा तफरी मच चुकी थी। उनमें से कोई कद्दू पर चलता है तो कोई छतों पर छलांगे लगाए जा रहा था, मगर फिर भी यानरेन उनके हाथ नहीं लगता। लेकिन काफी देर गुजरने के बाद फाइनली उन तीनों ने यानरेन को घेर लिया। उससे कहते, चल बच्चे अब भाग के दिखा, देखते तो कितनी दूर भाग पाएगा। लेकिन उसी वक्त मौसम अचानक से बदलने लगा। उस पूरे इलाके में काले बादल छा चुके थे, जो देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर जू ने इस फिनोमेना को पहचान लिया था। वो कहने लगे कि ये तो एक डेडली फॉर्मेशन है और उतने में ही पूरे टाउन में इवल एनर्जी फैलने लगी, जिसमें से कुछ शैडो मॉन्स्टर्स बाहर आकर मॉर्टल्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। उनकी चपेट में आने वाला हर एक पर्सन इवल एनर्जी की पोजीशन में आ चुका था। साथ ही साथ यानरेन पर भी एक मॉन्स्टर का अटैक हो गया। कुछ इवल शैडोज मास्टर जू पर भी हमला करने के लिए माउंटेन पर पहुंच
पहुंच चुकी थी। उन सभी शैडोज ने मास्टर को चारों ओर से घेर लिया था, जिसके बाद वो 1 बाय 1 उन पर हमले करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर मास्टर अपनी एनर्जी का यूज करके उन शैडोज को डिस्ट्रॉय करने लगे। मगर फाइनली एक शैडो मॉन्स्टर उन पर हमला कर ही देता है, जिसके चलते मास्टर भी अभी ईवल शैडोज की वजह से अफेक्ट हो गए थे। कमांडर उन्हें बताती है कि आपका पूरा माउंटेन मेरी स्टार्टलिंग शैडो फॉर्मेशन से घिरा हुआ है, इसलिए अब बिना चालाकी दिखाए वो लेटर मेरे हवाले कर दो। जो सुनते ही मास्टर ने अपनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करते हुए उस कमांडर को काफी पीछे पुश कर दिया और मौका मिलते ही वो वहाँ से भाग निकलते हैं। जो देखकर कमांडर कह रही थी कि अरे आपने फिर से गलती कर दी, क्या आपको वाकई लगता है आप मेरी नजरों से बच पाओगी? और अब वो अपने पालतू परिंदे को मास्टर जू के पीछे लगवा देती है। इधर यानरिन अपने दुश्मनों को पोक करके उठाने की कोशिश करता है, मगर वो सभी लोग बेहोश हो चुके थे। साथ ही यानरिन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया कि उन ईवल शैडोज के कांटेक्ट में आने वाला हर एक पर्सन बेहोश हो चुका है। यहाँ का नजारा देखकर यानरिन काफी ज्यादा पैनिक हो गया। साथ ही उसे अपने मास्टर जू की भी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो तुरंत ही अपने घर की तरफ रवाना हो गया। जैसे वो घर पहुंचा वो देखता है कि मास्टर जू की हालत भी काफी ज्यादा खराब है। मास्टर सरप्राइज होकर कहने लगे कि बच्चे तुम पर तो कोई असर नहीं हुआ, जिस पर यानरिन बताता है कि हाँ इस बात से तो मैं भी काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ। शैडो मॉन्स्टर के अटैक की वजह से टाउन के सभी लोग बेहोश हैं, लेकिन मुझ पर तो उनका कोई असर नहीं हुआ। तो मास्टर से कहते कि वहाँ पर पत्थर के नीचे मैंने एक लेटर छुपा के रखा है, जाओ जल्दी से उस लेटर को मेरे पास लेकर आओ। तो यानरिन अपने मास्टर की बात मानते हुए तुरंत ही उस लेटर को ऑब्टेन कर लेता है। मास्टर जू यानरिन को बताते हैं कि ये लेटर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हें कुछ भी करके इसे ईस्टर्न सी में मौजूद शुआनजेन सेक्ट के लीडर ली सुवेई तक पहुँचाना होगा। यानरिन भी अपने मास्टर का ऐसा रवैया देखकर थोड़ा सा पैनिक हो गया। वो कहता है मास्टर मैं आपको काफी सालों से जानता हूँ, मैंने आपको कभी भी इतना परेशान नहीं देखा, क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है? तो मास्टर से बताते हैं कि फिलहाल बात करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, इस लेटर के डिलीवर करते साथ ही तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। लड़के मेरी बात अच्छे से याद रखो, इस पूरी मार्शल वर्ल्ड का भविष्य इस लेटर में है, इसलिए तुम्हें अपने सफर में काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। याद रखना ये लेटर गलती से भी किसी दुश्मन के हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तब तक कमांडर का परिंदा वहाँ पर पहुँच चुका था, तो उसे देखते ही मास्टर समझ जाते कि अब कमांडर भी यहाँ पर आ जाएगी, इसलिए वो तुरंत ही यानरिन से कहते कि जाओ उस कुएं के अंदर कूद जाओ, उसके अंदर तुम्हें एक हिडन पैसेज मिलेगा जिसका यूज करके तुम टाउन से बाहर जा सकते हो। हालांकि यानरिन सोचता है कि मेरे मास्टर काफी ज्यादा घायल हैं, मैं उन्हें ऐसी हालत में मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। साथ ही उसे किसी लड़की के हंसने की आवाज आने लगी, तो तुरंत ही वहाँ मौजूद पेड़ के पीछे छुप जाता है। कमांडर मास्टर जू से कहती कि वाकई तुम तो काफी ज्यादा शातिर हो, शायद इसी वजह से तुम मेरे मास्टर यानजियो के मास्टर थे। सच बताओ तो मेरे मास्टर यानजियो तुम्हारी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। देखो ना तुम मेरे शैडो स्ट्राइकिंग से घायल होने के बावजूद भी अपने घर तक पहुंच पाए। वहीं पर यानरिन चुपके से उसकी सारी बातें सुन रहा था। वो यानजियो का नाम सुनते ही थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि यानजियो फिलहाल के चेनफेंग पवेलियन का मास्टर है। तब तक कमांडर नीचे आ जाती है, उस जगह को केयरफुली ऑब्जर्व करते हुए कहने लगी कि शायद वो लेटर यही कहीं छुपा होगा, तो क्यों ना चुपचाप से वो तुम मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुमसे वो जबरदस्ती करके भी छीन सकती हूँ। इधर यानरिन सोचता है कि आखिर मेरे मास्टर के पास ब्लेड सेक्ट का लेटर कहाँ से आ गया। साथ ही यहाँ पर कमांडर को फील हो चुका था कि उन दोनों के अलावा यहाँ पर और भी कोई मौजूद है, तो मास्टर तुरंत ही कमांडर को अपनी बातों में उलझा कर उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगे। वो नहीं चाहती थी कि उसकी नजर यानरिन पर जाए। वो कमांडर से कह रही थी कि वैसे तो तुम्हारा चेनफेंग पवेलियन राइचस पाथ को फॉलो करने का दावा करता है, मगर किसी पर शैडो टेक्निक का यूज करके स्ट्राइक करना ऐसी फालतू हरकतें मैंने कभी यानजियो को नहीं सिखाई थी। साथ ही साथ उन्होंने कमांडर पर अटैक करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उनका ये अटेम्प्ट फेल हो जाता है। वो उससे कहते कि यानजियो डार्क आर्ट का यूज कर रहा, अब तो मुझे उसे अपना डिसाइपल बोलने में भी शर्म आ रही। और उतने में ही कमांडर उनके अटैक को डॉज करते हुए उन पर एक जोरदार लात जड़ देती है, जिसके चलते मास्टर जू काफी दूर जाकर पटक गए थे। अब कमांडर उन पर अपनी सोड पॉइंट करते हुए कहने लगी कि चुपचाप से वो लेटर मेरे हवाले कर दो, तुम तो ऑलरेडी शैडो स्ट्राइक से घायल हो चुके हो, इसलिए मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। अगर मैं चाहूँ तो एक ही सेकंड के अंदर तुम्हें खत्म कर सकती हूँ। जिस पर मास्टर कहते कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तुम बड़े शौक के साथ मुझे खत्म कर सकती हो, मुझे कोई गम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कमांडर का टारगेट कोई और था।
था, इसलिए मास्टर पर अटैक करने का नाटक करने लगी। तो उसे रोकने के लिए यानरेन तुरंत ही उसके सामने आ गया। यानरेन को देखकर कमांडर कहने लगी, अरे देखो तो चूहा बिल से बाहर आ गया। यानरेन उससे कहता है कि मेरे मास्टर को नुकसान पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं, तुम जिस लेटर के पीछे हो वो तो मेरे पास है। जो सुनते ही मास्टर उसे डांटने लगे। वो कहते, बेवकूफ, तुझे मेरी फिक्र करने के लिए किसने बोला था। साथ ही यानरेन उस बंदी से कह रहा था, अरे वो तो एक मामूली सा लेटर ही तो है, मैं तुम्हें वो दे दूंगा और तुम मेरे मास्टर को जिंदा छोड़ दो। कमांडर यानरेन को केयरफुली ऑब्जर्व करते हुए कहने लगी कि तुम पर तो शैडो स्ट्राइक का कोई असर नहीं हुआ, वाकई तुम में कोई तो खास बात जरूर होगी। चलो जल्दी से वो लेटर मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हारे मास्टर को जिंदा छोड़ दूंगी। हालांकि यानरेन उससे कह रहा था कि पहला तुम मेरे मास्टर को यहाँ से चुपचाप से जाने दोगी, तभी जाकर वो लेटर मैं तुम्हारे हवाले करूंगा। जिस पर कमांडर कहती, बच्चे तुम मुझे ज्यादा तंग मत करो वरना मेरा इरादा बदल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुम्हें खत्म करके अपने हाथों से फिर तुम्हारी बॉडी की तलाशी लूं और यकीन मानो उसमें भी मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। तभी मास्टर उससे कहते कि यानरेन वो लेटर इसके हवाले मत करना। जो सुनती ही कमांडर उसके गले पर अपनी तलवार लगा देती है। साथ ही उसका परिंदा यानरेन के हाथ से वो लेटर छीन लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो परिंदा वहाँ से दूर फ्लाई कर पाए, मास्टर ने उस पर एक स्टोन से अटैक करते हुए उसे नीचे गिरा दिया, जिसके चलते यानरेन दोबारा से उस लेटर को हासिल कर लेता है। उसी वक्त कमांडर सीधे अपनी तलवार लेकर उस पर हमला करने के लिए रवाना हो गई। लेकिन उसी वक्त मास्टर जू बीच में आकर यानरेन को उस कुएं में ढकेल देते हैं। हालांकि उनकी इस कोशिश में कमांडर की तलवार उनके आर पार घुस चुकी थी। यहाँ पर यानरेन अपने मास्टर को इमोशनल होकर देखे जा रहा था। वो चाहकर भी मास्टर जू को बचा नहीं पाया। वहीं पर मास्टर उसे बताते हैं कि बच्चे मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें इतनी कड़ी मेहनत करनी है कि एक दिन तुम हेवन को भी सरपास करो, इस दुनिया की सबसे पावरफुल योद्धा बनकर इमर्ज हो जाओ। और इसी के साथ मास्टर अपनी बची हुई पावर का यूज करते हुए इस कुएं पर अटैक कर देते हैं, जिससे वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होकर वो कुआं कोलैप्स होने लगा। यहाँ पर यानरेन अपने मास्टर को आवाज दे रहा था, मगर उसे पता है कि अब वो चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पाएगा। साथ ही उसे कुछ भी करके लेटर ली सुवेई तक पहुँचाना है। इस मोमेंट पर उसे याद आता है कि कैसे मास्टर जू ने उसकी मदद की थी। वो एक बेसहारा बच्चे को रास्ते से उठाकर अपने घर लाए, लेकिन जिस तरह से उसके पहले मास्टर मारे गए उसी तरह से उसने अपने सेकंड मास्टर को भी खो दिया। सब उस कुएं के पूरी तरह से कोलैप्स होने से पहले यानरेन उसके सीक्रेट टनल में चला जाता है। मास्टर जू ने इस कुएं को इसलिए डिस्ट्रॉय किया था ताकि कोई भी यानरेन तक पहुंचने न पाए। अब अगले सीन में हम एक फीमेल कल्टीवेटर को देख पाते हैं, जो कि अपने घोड़े पर सवार होकर चांगशू टाउन के इलाके में पहुंच चुकी थी, मगर तभी चांगफिंग पवेलियन के लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। वहीं पर हम यानरेन को भी देख पाते, जो कि कुएं में मौजूद टनल से अब जंगल में पहुंच चुका था। हालांकि वो इन लोगों के सामने नहीं आता। इधर वो कल्टीवेटर उससे पूछते कि बताओ तुम कहाँ जा रही हो, हम ऐसे अनजान लोगों को हमारे टेरिटरी में एंट्री नहीं देते। तो वो बंदी तुरंत ही अपना बुक खोलकर पढ़ने लगी। अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट तुम्हारा रास्ता रोके तो तब तुमने क्या करना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इसका सारा जवाब उस बुक में लिखा हुआ था, जिसे पढ़ते साथ ही वो बंदी समझ गई कि अब उसे एकदम शांत होकर एज ए सेक्ट लीडर अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना है। तो वो उन दोनों डिसाइपल से बात करने के लिए तुरंत ही उनकी तरफ रवाना हो गई। इधर यानरेन उसका घोड़ा चुराने की फिराक में था, उसे तो बस एक सही मौके की तलाश है। इधर वो बंदी उन दोनों डिसाइपल्स को बताने लगी कि मेरा नाम है जियानशुई और मैं बशान कैंडल लाइट सोर्ड सेक्ट की मास्टर हूँ, और मैं कहाँ जा रही हूँ ये तो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। दरअसल वो मेरा एक छोटा सा सीक्रेट है। जो सुनती हो दोनों बंदे कह रहे थे कि तुम तो अभी अभी अंडे से बाहर निकली हुई लड़की हो, तुम्हें क्या लगता है तुम खुद को सेक्ट लीडर बताओगी और हम तुम्हारी बात मान जाएंगे? चलो जल्दी बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो। अब इस पर क्या जवाब दिया जाए इसके लिए भी वो बंदी अपनी बुक चेक करती है। उसमें लिखा था कि अगर कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहा हो तो उससे बात मत करो, बल्कि सीधे अपनी सोड को बाहर निकाल लो। इधर यानरेन भी उसकी हरकतें देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वो सोचता है कि ये बंदी कोई भी एक्शन लेने से पहले वो किताब पढ़ती है। ऐसी से एक लीडर तो मैंने आज तक नहीं देखी। वहीं पर चांगफिंग पवेलियन के डिसाइपल सीधे उस पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, मगर जियानशुई ने अपने एक ही कूल स्लैश अटैक के साथ उन दोनों को निपटा दिया था। जिसके बाद वो अपनी सोड को मैन में रखते हुए अपने घोड़े को बुलाने लगी, मगर उसका घोड़ा तो गायब है। वेल उसका घोड़ा तो यानरेन के पास था। यानरेन उससे कहता है कि मेरे भाई प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट कर, आज मुझे तेरी मदद की काफी ज्यादा जरूरत है। लेकिन जियानशुई की विसल बजाती हुई घोड़ा पूरी तरह से बौखला गया। उसने यानरेन को सीधे अपने पीठ से नीचे फेंक दिया था।
अब इस सीन यहीं पर कट होकर हमें यानरेन के बचपन की कहानी दिखाई गई। जब यानरेन के पहले मास्टर की मौत हुई थी तब वो चांगशू टाउन जाने के लिए जंगलों में भटकता रहा, लेकिन हेवी स्नो की वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। तब तक मास्टर जो शराब के नशे में नाचते गाते हुए वहाँ पर पहुँच गए। हालांकि यानरेन से टकरा कर वो नीचे गिर जाते हैं। उन्होंने देखा कि एक बच्चा वहाँ पर बेहोश पड़ा है। वेल ये वही दिन था जब मास्टर जू यानरेन को अपने साथ लेकर आए। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर यानरेन को होश आ चुका था, मगर उसके सिर में अभी भी काफी ज्यादा दर्द है। उतने में ही उसे जियानशु की आवाज आई, जो कि पूछती तुम ठीक तो हो ना? तो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर फिर उसे पता चला कि ये सवाल तो जियानशु ने उसके घोड़े से पूछा है। साथ ही साथ जियानशु अपने घोड़े को शाओचिंग नाम से पुकार रही थी, जो सुनते ही यानरेन उस पर गुस्सा हो गया। वो कहता है कि ये तो एक घोड़ा है, फिर तुम उसे इंसानों के नाम कैसे दे सकती हो? यानरेन को देखते ही जियानशु कहने लगी चुप कर घोड़ा चोर, जिसके बाद वो अपनी बुक को चेक करती है। जैसे उसने अपनी बुक खोली यानरेन को टेंशन आ गया। उसे पता था कि बुक पढ़ने के बाद ही हमेशा एक्शन मोड पर आ जाती है। तब तक जियानशु को बुक में अपना जवाब मिल चुका था। वो कहती है कि जब भी तुम्हारा किसी चोर से पाला पड़ जाए तब उसके साथ बात मत करो, बल्कि सीधा उस पर अपनी सोड से हमला कर दो। और अब जियानशु तुरंत ही उसका गला काटने पहुंच गई, मगर यानरेन ने नीचे बेंड होते हुए खुद को बचा लिया। साथ ही साथ उसने वहाँ से भागना शुरू कर दिया था। हालांकि जियानशु के स्लैश अटैक उसका पीछा नहीं छोड़ते, तो उनसे बचने के लिए वो सीधा पेड़ पर चढ़ जाता है। मगर पेड़ पर तो जियानशु पहले ही उसके इंतजार में थी। उस पर अपनी सोड रेस करते हुए पूछती कि बताओ तुम्हारा क्या नाम है और तुम यहाँ पर कहाँ से आए? तो डर के मारे उसे बताने लगा कि मेरा नाम है यानरेन और मैं चांगशू टाउन का रहने वाला हूँ। जो सुनते ही जियानशु ने उसके मुंह पर एक जोरदार लात जड़ते हुए उसे नीचे पटक दिया। अब वो धीरे धीरे करते हुए यानरेन के करीब जाने लगी, जो देख यानरेन पीछे हटते हुए कहने लगा कि देखो मेरे इतने करीब मत आओ वरना मैं शोर मचा दूंगा। वेल यहाँ पर यानरेन की हरकतें किसी अबला नारी से कम नहीं थी। तभी जियानशु उस पर अपनी सोड रेस करते हुए कहने लगी कि मैं चांगशू टाउन जाना चाहती हूँ। अगर तुम वहाँ के रहने वाले हो तो तुम्हें मुझे वहाँ ले जाना होगा। अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं इस घोड़े की चोरी को भूल जाऊंगी। जिस पर यानरेन कहते ना बाबा मैं तो उस टाउन में पाँव भी नहीं रखने वाला। जो सुनते ही जियानशु ने उसके मुंह पर एक जोरदार लात जड़ते हुए उसे नीचे पटक दिया और फिर वो उसके सीने पर पाँव रखते हुए पूछती कि बताओ चलोगे या नहीं? तो फाइनली यानरेन को ना चाहते हुए उसकी बात माननी पड़ी, मगर फिर भी उसकी थोड़ी बहुत धुलाई तो हो ही गई थी। और अब झगड़ा झगड़ी करने के बाद इनका सफर शुरू हो चुका था। यानरेन कहता है कि तुम बाशान सोड के लोग तो काफी ज्यादा गुस्से वाले हो, तुम्हें जरा भी उकसाओ तो तुम तुरंत ही अपनी तलवार निकाल लेते हो। जिस पर जियानशु कहती है जो भी हमारे बाशान सोड का अपमान करेगा हम उस पर भी अपनी सोड रेज करते हैं। जो सुनते ही यानरेन तुरंत ही भागना शुरू कर देता है। वहीं पर जियानशु अपने घोड़े के साथ उसका पीछा कर रही थी। इधर कमांडर ची उस लेटर को हासिल करने में फेल हो गई, जिसके चलते वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। तब तक उसके चमचे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन्हें बता रही थी कि अभी तक वो लेटर हमारे हाथ नहीं लगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग पूरे चांगशू टाउन को सील कर दो। ना यहाँ पर कोई आएगा और ना ही कोई यहाँ से बाहर जाएगा। जब तक वो लेटर हमारे हाथ नहीं लगता तब तक तुम सभी को अलर्ट रहना होगा। तभी वो डिसाइपल उसे बताते हैं कि शैडो स्ट्राइक की वजह से चांगशू टाउन के कई सारे लोग अफेक्ट हो चुके हैं, शायद हमें उन सभी लोगों को हील करना होगा। जिस पर कमांडर कहने लगे कि ना हमारे पास उतना वक्त नहीं है, जाओ जाकर उन सभी लोगों को खत्म कर दो। और इससे हमें पता चल जाता है कि ये बंदी कितनी ज्यादा ब्रूटल है। सो अब कमांडर के हुक्म पर चांगफिंग पवेलियन के डिसाइपल टाउन में घुस चुके थे। उन्होंने अभी तक कई सारे मासूम लोगों को मार दिया था और जिनमें खुद को बचाने की एबिलिटी है वो उनका पीछा करने लगे। वो डिसाइपल उन्हें बता रहे थे कि इस चांगशू टाउन के लोगों ने हमारे मास्टर का अपमान किया है, इसलिए अब तुम सभी लोगों को मारा जाएगा। और फिर उन लोगों पर हमले होना शुरू हो गए। उन लोगों के पास पावर तो थी, मगर शैडो स्ट्राइक के अटैक के चलते वो अपनी रियल पावर का यूज नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से जितने भी लोग शैडो स्ट्राइक से अफेक्टेड थे उन सभी को काफी ब्रूटली मारा गया। इनफैक्ट चांगफिंग पवेलियन के डिसाइपल्स ने पूरे टाउन का ही सफाया कर दिया था। और ये सब हुआ बस उस लेटर के लिए जो कि फिलहाल यानरेन के पास है। वहीं दूसरी तरफ हम कमांडर को देख पाते हैं, जो कि इतने सारे लोगों को मारने के बावजूद भी काफी ज्यादा रिलैक्स थी। वहीं पर हम एक और बंदे को देख पाते हैं जो कि कमांडर से कह रहा था कि आपने इतने सारे लोगों को बेझिझक खत्म कर दिया। आपके इस डिसीजन की वजह से हमें काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जिस पर कमांडर कहने लगे कि
जंगली घास को हमेशा जड़ से उखाड़ देना चाहिए। अगर हमने उस घास की जड़ें नहीं उखाड़ी तो आगे चलकर काफी तेजी से ग्रो हो सकती है। और सेम हाल हमारे सिटी का था। चोंगशू टाउन में कई सारे ब्लेड सेक्ट के वफादार थे, इसलिए मुझे उन्हें जड़ से खत्म करना पड़ा। अगर हम उन्हें जिंदा रखते तो शायद आगे चलकर वो हमारे लिए मुसीबत बन जाते। और अगर आपको उनके लिए इतना ही ज्यादा बुरा लग रहा है तो क्यों ना मैं आपको भी उनके पास भेज दूं। वेल, इस बंदे का नाम था मास्टर हुआ। वो तुरंत ही उसके सामने नील डाउन करते हुए कहने लगा कि मैं तो आपका पुराना वफादार हूँ। जब तक आसमान में ये चांद और सूरज रहेंगे तब तक मैं आपका वफादार हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात पता होगी। लेकिन कमांडर किन उसे गुस्से में घुरे जा रही थी। अब अगले सीन में हमें चिनफिंग पवेलियन का एक और कमांडर जेंग दिखाया जाता है, जो कि टाउन में मरे हुए लोगों की लाशें देखकर काफी ज्यादा भड़क गया था। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि किन ने बस उस लेटर को हासिल करने के लिए इतने सारे लोगों का खात्मा कर दिया। वेल, इन लोगों को आसानी के साथ हील किया जा सकता था, मगर फिर भी किन ने उन्हें मारना प्रेफर किया। वहीं दूसरी तरफ यानरिन जियांशी को लेकर चोंगशू टाउन की तरफ आगे बढ़ रहा था, मगर तभी उसे फील हुआ कि ये बंदा उसे सही डायरेक्शन में नहीं ले जा रहा। साथ ही वो देखते कि यानरिन एक ग्रेव के सामने अपना माथा टेक रहा है, जिस पर मास्टर कांग यानी कि यानरिन के पहले मास्टर का नाम था। यानरिन दिल ही दिल में इमोशनल होकर अपने मास्टर से कहने लगा कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। पता नहीं आपसे दोबारा मुलाकात तब हो गई कि उतने में ही जियांशी ने उसके कंधे पर अपनी सोड रख दी। वो उसे गुस्से में कहने लगी कि तुम मुझे गलत डायरेक्शन में ले जा रही हो, ये रास्ता बिल्कुल भी चोंगशू टाउन के लिए नहीं जाता। जिस पर यानरिन कहता है, फेरी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, दरअसल मैं यहाँ पर अपने मास्टर को अलविदा कहने आया था। चानफिंग पवेलियन ने हमारे चोंगशू टाउन पर अटैक किया था, जिसमें कई सारे लोग मारे गए और इसी वजह से मैं वो टाउन छोड़कर जाने वाला हूँ। मगर जियांशी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो कह रही थी कि अपनी बकवास बंद करो, चानफिंग पवेलियन हमारे इस मार्शल वर्ल्ड का लीडर है, तो तुम उस राइचस पाथ को फॉलो करने वाले पवेलियन पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये भी तुम्हारी कोई नई चाल होगी। और फिर जियांशी ने तुरंत ही अपनी रोप बाहर निकाली तो यानरिन उससे कहता है कि मैं खामोश हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं पावरलेस हूँ। तुम लड़की हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ तमीज से बात कर रहा था, लेकिन अब तुम्हें इस यानरिन की पावर का अंदाजा हो जाएगा। जिसके बाद वो अपनी कुंफू पोजीशन में आकर अपने मुंह से अजीब सी आवाजें निकालने लगा, जो देखकर जियांशी को हंसी आने लगी। और फिर उसने अपनी रोप उस पर रिलीज कर दी, जो देखते ही यानरिन काफी फनी स्टाइल में वहाँ से भागने लगा। हालांकि जियांशी की रोप ने उसे जकड़ लिया था। वो उसे घसीटते हुए लाकर पेड़ पर टांग देती है। वो उससे कहता है, मिस प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए, आइंदा से मैं कभी आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करूंगा। लेकिन जियांशी उसे नीचे उतारे बिना ही वहाँ से रवाना हो गई। अब उसके वहाँ से जाने के बाद यानरिन कहने लगा कि तुम्हारी ये फालतू रोप मुझे बांध नहीं सकती, बस देखती जाओ कैसे मैं चुटकियों में आजाद होता हूँ। और फिर वो अपनी बॉडी को मूव करते हुए झूले लेकर अपने पाँव तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन कई सारी कोशिशें करने के बावजूद भी वो खुद को आजाद नहीं कर पाया। अब अगले सीन में हमें एक प्लेजर हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा शराब पीकर एक लड़की को अपने बहादुरी के किस्से सुना रहा था। उससे कहता है कि ज्यादा हैंडसम लड़के बिल्कुल भी बहादुर नहीं होते। अगर कोई लड़का तुम्हें काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे तो समझ जाओ कि वो चिकना एक नंबर का लूजर होगा, वो कभी भी मेरे जैसा कारनामा नहीं कर पाएगा। पिछली बार तो मैंने टाइगर किलिंग गैंग के लीडर का सिर एक ही झटके में काट दिया था। दरअसल उसकी कटी हुई गर्दन रोल करते हुए एक हैंडसम बंदे के पाँव के पास पहुंच गई थी, तो उसे देखते साथ ही उस बंदे ने अपनी पतलून गीली कर दी, जो सुनती वो लेडी काफी ज्यादा हंसने लगी। मगर उसका पूरा ध्यान था उसके सामने मौजूद हैंडसम बंदे पर, जो कि उसे देखकर आंख मारने लगा। दरअसल ये पर्सन एक आर्टिस्ट है और इसे उसी कटी हुई गर्दन को ड्रॉ करने के लिए हायर किया गया था, मगर उसे हैंडसम लोगों पर किए हुए कमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, जिसके चलते उन दोनों में फाइट शुरू हो गई थी। वेल, इस बंदे का नाम था शाओ और इसका ब्रश ही इसका मैजिकल वेपन है। इधर वो बंदा अपना स्पीयर लेकर शाओ की तरफ भागने लगता है, जो देख शाओ ने अपने स्पिरिचुअल ब्रश से उस पर एनर्जी अटैक करना शुरू कर दिए, तो उस बंदे ने अपना स्पीयर ही शाओ की तरफ थ्रो कर दिया। मगर शाओ बड़े ही कूल अंदाज में उस पर एक लात जड़ती हुई स्पीयर सीधा उस बंदे के आर पार घुसा देता है। शाओ ने उस बंदे के स्पीयर का ही यूज करके उसे मार दिया था। इधर पूरा दिन गुजरने के बाद रात हो गई, मगर फिर भी यानरिन खुद को आजाद नहीं कर पाया था। वो जोर जोर से रोते हुए मदद की गुहार लगा रहा था, मगर वहाँ पर कोई नहीं जो उसकी आवाज सुन सके। इसलिए वो अपने मास्टर से कहता है, देखो आपका ये लेजेंडरी ब्लेड मास्टर कैसा पेड़ से उल्टा टंगा है। आपके डिसाइपल को इस दुनिया का महान योद्धा बनना था, मगर देख लो मेरी हालत, मैं तो यहाँ पर भूखा प्यासा मारा जाऊंगा। मास्टर मुझे माफ कर देना, मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा। और उतने में उसे
याद आता है कि अरे मेरे पास तो एक सोड भी है, तो तुरंत ही अपनी सोड को निकाल कर रस्सी को काट चुका था और अब आजाद होते ही उसका पूरा लहजा ही बदल गया। अभी तक रोने वाला यानरेन अब बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था। वो कह रहा था कि उस मेंढक की शक्ल वाली लड़की को लगा था कि वो मास्टर यान को यहाँ पर ट्रैप कर पाएगी, लेकिन उसे क्या पता कि उसने गलत बंदे से पंगे लिए। अब अगर उसे जिंदा रहना है तो गलती से भी मेरे सामने ना आ जाए, वरना मैं उसे ऑन द स्पॉट मार दूंगा। अब यानरेन वहाँ से जाने वाला था कि तभी कमांडर जेंग वहाँ पर अपने कुछ डिसाइपल्स को लेकर पहुँच गया। वो यान को ग्रीट करते हुए बताने लगा कि मैं राइचस चेनफिंग पवेलियन का कमांडर हूँ, मुझे तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बात करनी है, तो क्या तुम हमारे साथ चल पाओगी? तुम्हारी हम काफी अच्छे से मेहमान नवाजी करेंगे। जिस पर यानरेन कहता है किडनैपिंग को मेहमान नवाजी का नाम कब से दिया जाने लगा? तो कमांडर जेंग उससे कहता है कि तुम पर शैडो स्ट्राइकिंग का कोई असर नहीं हुआ था, जरूर से इसमें कोई मिस्ट्री छुपी होगी, इसलिए मेरे मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही हमें इसके पीछे की वजह पता चलेगी मैं खुद होकर तुम्हें तुम्हारे घर तक एस्कॉर्ट करूंगा। जिस पर यानरेन उसे गुस्से में कहने लगा कि घर तो मैं तभी जाऊंगा जब मेरे पास घर होगा, तुमने तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे मास्टर को बेरहमी से मार दिया गया, तो भला मैं उस मनहूस टाउन में क्यों जाऊंगा? वही दूसरी तरफ मास्टर हुआ कमांडर किन को बता रहा था कि कमांडर जेंग काफी ज्यादा नेक दिल है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो यानरेन को कैप्चर करके यहाँ लाएगा। इनफैक्ट चांसेस है कि कमांडर जेंग ही उसकी यहाँ से भागने में मदद करे। जिस पर किन कहने लगी कि चांगशु टाउन पूरी तरह से तबाह हो चुका है, अब इसका इल्जाम किसी न किसी पर तो लगाना ही होगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम यानरेन का ही नाम आगे करेंगे। सबको ये बताया जाएगा कि इसी बंदे ने शैडो स्ट्राइकिंग का यूज करते हुए पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय कर दिया। वही दूसरी तरफ हम यंग मास्टर शाओ को देख पाते हैं, जो कि सेंट्रल प्लेन का सबसे मशहूर बाउंटी हंटर था। प्लेजर हाउस की बंदियों से बताती है कि फिलहाल चानफिंग पवेलियन ने एक यंग लड़के पर काफी बड़ा इनाम रखा है, आप तो इतने ज्यादा पावरफुल हो कि उसे कैप्चर करना आपके लिए जरा भी मुश्किल नहीं होगा। लेकिन चानफिंग पवेलियन का नाम सुनते ही शाओ ने इस काम के लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि एक यंग लड़के के पीछे भागने की बजाय मैं एक खूबसूरत लड़की को देखना पसंद करूंगा। वेल, इस लड़की का नाम था जियो और शाओ के मुंह से तारीफें सुनकर वो काफी ज्यादा शर्माने लगी। वो कह रही थी, यंग मास्टर अगर आपको ये काम पसंद नहीं आया तो मेरे पास आपके लिए एक और बिजनेस प्रपोजल है, मेरे ख्याल से ये वाला आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग सकता है। जिस पर शाओ से फ्लर्टी अंदाज में कहने लगा कि इस दुनिया में तुमसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। और उतने में जियो से धीरे से शैडो ब्लेड वेई का नाम बताती है। अभी वेई नाम का पर्सन एग्जैक्टली कौन है इसके बारे में हमें फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। अब सीन शिफ्ट होकर हम जियानशी को देख पाते हैं, जो कि चानफिंग पवेलियन के डिसाइपल्स को टॉर्चर करते हुए पूछ रही थी कि बताओ चांगशु टाउन का रास्ता कौन सा है, मगर वो लोग तो उसे कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं थे। इनफैक्ट अब तो वहाँ पर कई सारे और डिसाइपल पहुँच गए, जिन्होंने जियानशी को चारों ओर से घेर लिया था। उससे कहते कि लड़की ये हमारी चानफिंग पवेलियन की टेरिटरी है और तुमने यहाँ पर घुसकर हमारे डिसाइपल पर अटैक करने की हिम्मत दिखाई। जिस पर जियानशी कहती है कि मैंने तो सुना था चांगशु टाउन सभी तलवारबाजों के लिए एक होली सिटी है, फिर आखिर तुम चानफिंग पवेलियन के लोग मुझे वहाँ पर जाने क्यों नहीं दे रहे? तो उनमें से एक सीनियर डिसाइपल कहने लगा कि हम चानफिंग पवेलियन के लोग हैं, इसलिए हमें किसी के सवालों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, तो उस टाउन में जाने की बजाय क्यों ना तुम हमारे साथ मजे करो। जो सुनते ही जियानशी ने हवा से भी तेज रफ्तार के साथ सीधे जाकर उस बंदे का गला काट दिया। अब अपनी सीनियर की मौत को देखकर बाकी के डिसाइपल भी जियानशी पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अकेले ही उन सब पर भारी पड़ गई थी। उसने अपने लोटस सोड इंटेंट का यूज करके उन सभी डिसाइपल्स को बुरी तरह से घायल कर दिया था। साथ ही वो सोच में पड़ गई कि जिस चानफिंग पवेलियन को राइचस पाथ का नंबर 1 सेक्ट माना जाता है, उसके डिसाइपल ऐसी वाहियात हरकतें कैसे कर सकते। इसलिए वो तुरंत ही अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से निकल पड़ी। उसे अब यहाँ हो रही बैटल में और इन्वॉल्व नहीं होना था, मगर चानफिंग पवेलियन के डिसाइपल उसका पीछा करने लगे। वही दूसरी तरफ यानरेन चानफिंग पवेलियन के ही डिसाइपल से निपट रहा था। वो लोग उससे कहते, बच्चे तुम इन सब्जी काटने वाली ब्लेड से हमें मार नहीं सकते, ये तो आलू प्याज काटने के लिए एक बेहतरीन मटेरियल है। उतने में ही यानरेन गुस्से में आकर कमांडर जेंग पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन कमांडर जेंग के लिए उसके अटैक को रोकना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो बड़ी ही आसानी के साथ यानरेन के हमलों को रोकते हुए उसे हवा में उछाल देते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए यानरेन ने अपनी तलवार से जेंग पर हमला कर दिया, लेकिन कमांडर जेंग के स्पिरिचुअल ब्रश के एक ही ब्लो में वो काफी दूर जाकर पटक जाता है। यानरेन की ऐसी हालत देखकर जेंग के साथ आए हुए डिसाइपल उसका मजाक उड़ाने लगे, जिसके बाद जेंग के एक ही इशारे पर उन्होंने यानरेन पर हमले करना
शुरू कर दिए। उन सबने मिलकर उसे काफी बुरी तरह से धोना शुरू कर दिया था और तभी एक बंदे ने उसे बुरी तरह से चोक करते हुए उसके मास्टर की ग्रेव के सामने पटक दिया। यहाँ पर यानरेन अपने मास्टर से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आज मुझे इस सोड का यूज करना ही होगा। और फिर वो वहाँ पर छुपाई गई किंग डिवाइन सोड को बाहर निकाल लेता है। उस सोड के बाहर आते ही उस पर रेड कलर की ऑरा फैलने लगी थी। यानरेन कहता है मास्टर, ये सोड आपके पास कई सालों से थी, मगर आपने कभी इसका यूज नहीं किया। आपने हमेशा इसे संभाल कर रखा, लेकिन आज आपका ये डिसाइपल इसकी पावर को चेक करेगा। और तभी हम देख पाते हैं कि यानरेन की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर रिलीज हो रही है। यहाँ पर उसने चानफिंग सोड टेक्निक की सबसे पहली मूव को एक्टिवेट किया था। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर यानरेन का एक वॉरियर फॉर्म क्रिएट हो जाता है। इस डिवाइन फॉर्म को देखकर तो वहाँ मौजूद डिसाइपल के पसीने छूट गए। साथ ही यानरेन बड़ी गुस्से में उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि आज तुम लोगों की खून से ही मेरी ब्लेड का अभिषेक होगा। और फिर उसने अपने बड़े ही भयानक अंदाज में स्लैशेस रिलीज करके उन डिसाइपल्स को मौत के घाट उतार दिया। बस कुछ ही पलों में यानरेन ने उन सभी को खत्म कर दिया था, जो देखकर कमांडर जिंग काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो कहते हैं कि इस बंदे के पास तो सोड डीमन पोजीशन की टेक्निक है। और तभी यानरेन उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। और उतने में यानरेन काफी तेजी के साथ कमांडर जिंग पर अटैक कर चुका था, मगर जिंग अपने स्पिरिचुअल ब्रश का यूज करते हुए इसके अटैक को रोकने लगा। वो इतना तो समझ गया था कि इस ब्लेड में डिमोनिक पावर्स है, जो कि अब इस बंदे को पजेस कर चुकी। यानरेन के पहले अटैक को तो उन्होंने डॉज कर दिया था, तो यानरेन दोबारा से उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा, जिसमें जिंग कई बार बाल बाल जिंदा बच गए थे। साथ ही वो अपने स्पिरिचुअल ब्रश का यूज करते हुए उसके हर एक जानलेवा हमले को काउंटर करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे पूरे जंगल में उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होने लगी। यहाँ पर यानरेन जिंग पर मुसलसल हमले किए जा रहा था और जिंग बस पीछे हटते हुए खुद को बचाने में लगा हुआ था। जिसके बाद वो भी अपनी सुप्रीम टेक्निक का यूज करते हुए यानरेन पर एक हेवी स्पिरिचुअल ब्रश से स्ट्राइक कर चुका, जिसे काउंटर करने के लिए यानरेन ने चेनफिंग सोड टेक्निक की मड एज मूव का यूज किया, जिसके एक ही ब्लो में उस स्पिरिचुअल ब्रश डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब तक जिंग एक बार फिर से उस पर भिड़ चुके थे। यहाँ पर उन दोनों में काफी खतरनाक क्लैश हो जाता है, जिससे इस पूरे इलाके में स्पिरिचुअल पावर डोमिनेट करने लगी। मगर फाइनली जिंग ने यानरेन को पीछे पुश करते हुए उसे एक पेड़ पर पटक दिया। किंग हे ब्लेड में मौजूद डिमोनिक पावर्स की वजह से यानरेन काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसका खुद पर जरा भी काबू नहीं होता। साथ ही वो देखता है कि कमांडर जिंग उसकी तरफ आगे बढ़ रहा, इसलिए वो इरिटेट होकर कहने लगा कि मास्टर, मैं इस जगह से जाना चाहता हूँ। जो सुनते ही वो सोड अपने आप एक्टिवेट होकर यानरेन को वहाँ से ले जाने लगी, जो कि काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था। ऐसा लग रहा था मानो इस सोड में खुद का एक इंटेलिजेंस हो। वहीं दूसरी तरफ हम जियानशी को देख पाते, जो कि अभी भी चानफिंग पवेलियन के लोगों से अपना पीछा छुड़वाने में लगी हुई थी। साथ ही वो अपने घोड़े से कहती कि शायद वो यानरेन एकदम सच बोल रहा था। इस राइचस सेक्ट के लोग तो वाकई काफी ज्यादा कमीने हैं। मास्टर ने मुझे पहले ही ऑर्डर दिया था कि यहाँ आकर मैं कोई मसले खड़े नहीं कर सकती, वरना तो अभी तक मैं इन सबको मार देती। और उतने में यानरेन की सोड ने उसे जियानशु के सामने लाकर पटक दिया। जियानशु उसे अपने सामने देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई। वहीं पर यानरेन उससे कह रहा था, अरे यार, मुझे दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी थी। और उतने में वो वहाँ पर बेहोश हो गया। साथ ही उसका लेटर भी नीचे गिर चुका था, जिसे जियानशी देख लेती है। अब वो उसे उठा पाई इससे पहले कमांडर जिंग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो जियानशी को बता रही थी कि इस बंदे की सोड में डिमोनिक पावर्स है और ये फिलहाल उसी डिमोनिक एनर्जी की गिरफ्त में है। अगर तुम होशियार होगी तो उसके पास नहीं जाओगी, इसलिए अब तुम उस बंदे की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे संभाल लूंगा। तब तक जियानशी को फॉलो करने वाले डिसाइपल भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। वो जिंग को बताते हैं कि इस बंदी ने हमारे इलाके में ट्रेसपास करके हमारे कई सारे डिसाइपल्स को खत्म कर दिया। आप इस बंदी को बिल्कुल भी यहाँ से जाने मत दीजिए। वहीं पर जियानशी को यानरेन के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो सोचती कि इस बंदे ने मुझे हकीकत पहले ही बता दी थी, लेकिन मैंने इस पर यकीन नहीं किया। अगर मैं इसे पेड़ से नहीं बांधती तो शायद ये यहाँ से चला जाता, और अब ये मेरी वजह से इस मुसीबत में फंस चुका है, इसलिए मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। जिसके चलते जियानशी ने तुरंत ही अपनी सोड बाहर निकाल ली। वो जिंग से कहती कि मेरे होते हुए तुम इस बंदे को हाथ भी नहीं लगा सकते। तो जिंग भी उसे अपना स्पिरिचुअल वेपन शो करते हुए कहने लगा कि एक बार फिर से सोच लो, मेरे इतने सारे डिसाइपल्स हैं और तुम यहाँ पर अकेली हो, क्या वाकई
तुम ये रिस्क उठाना चाहोगी? जेंग की ये धमकी जियांशी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, इसलिए वो तुरंत ही अपनी ब्लेड से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करने लगी, जो कि काफी तेजी के साथ उस पूरी जगह में फैल चुकी थी। जेंग तो ये देखकर ही हैरान हो गया कि इस बंदी के पास इल्यूमिनेशन सोर्ड है, यानी कि कल्टीवेशन की काफी ज्यादा हायर लेवल पर पहुंच चुकी थी। तो जेंग सोचता है कि फिलहाल हमारे चानफिंग पवेलियन में पावरफुल दुश्मनों से पंगे नहीं लेने चाहिए, इससे आगे चलकर काफी ज्यादा खून खराबा होगा। तो उस ब्लड शेड को रोकने के लिए जेंग पीछे हट गया, इसलिए वो अपने डिसाइपल्स को हुक्म देता है कि इन दोनों को चुपचाप से यहाँ से जाने दो। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि कमांडर किंग ने जेंग के कुछ लोगों को खत्म कर दिया है, जो देखकर जेंग उस पर काफी ज्यादा भड़क गए थे। किंग जेंग से कहती है कि तुम अच्छे से जानते थे कि वो लेटर हमारे चेनफिंग पवेलियन के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन फिर भी तुमने यानरेन को उस लेटर के साथ वहाँ से भागने दिया। अब तो मुझे तुम्हारे इरादों पर शक हो रहा है। जिस पर जेंग गुस्से में जवाब देते कि वो तो ब्लेड सेक्ट ने भेजा हुआ एक मामूली सा लेटर था, मगर फिर भी उस लेटर को हासिल करने के चक्कर में तुमने पूरे चांगशाओ टाउन को साफ कर दिया। न जाने कितने सारे मासूम लोगों का खून बहाया गया। सच बोला जाए तो मुझे तुम्हारे ही इरादों पर शक हो रहा है। जो सुनते ही कमांडर किन हंसने लगी। वो कह रही थी कि तुम्हारे लिए वो बस एक मामूली सा लेटर था, मगर क्या तुमने अपने इस डिसाइपल की बात नहीं सुनी? इसने बताया था कि यानरेन की पावर अचानक से ही बढ़ चुकी थी। क्या तुम्हें नहीं लगता ये उस लेटर का कमाल होगा? जिस पर जेंग गुस्से में कहने लगा कि तुम अपनी बकवास बंद करो, यानरेन एक मामूली सा बंदा है, भला उसका और हमारे पवेलियन की तबाही का क्या कनेक्शन? तुम तो बस अपनी ब्लड थर्स्ट को मिटाने के लिए मासूमों को मारना चाहती हो, और बहाने के लिए तुमने यानरेन का नाम लिया। यानरेन तो बस तुम्हारे लिए एक छोटा सा एक्सक्यूज है। साथ ही वो कर्टन के पीछे बैठे हुए अपने मास्टर से कहने लगे कि बंदी यहाँ पर अपनी मर्जी चला रही, इसने कई सारे मासूमों का खून किया है, क्या आप इस पर कोई एक्शन नहीं लोगे? लेकिन मास्टर इस पर कोई जवाब नहीं देता। वहीं पर कमांडर किन जेंग से कहने लगी कि अब तुम आउटसाइडर्स के साथ मिल चुके हो, साथ ही तुमने हमारे मास्टर का भी अपमान किया, मगर अब मैं तुम्हें खत्म करके तुम्हारी पोजीशन को खाली कर दूंगी, ताकि ये किसी काबिल बंदे के हाथ में जाए। तब तक किन उन पर अटैक करने के लिए उनके एकदम करीब पहुंच चुकी थी, मगर उतने में ही उन्हें मास्टर की आवाज आती है कि जहाँ हो वहीं रुक जाओ। जो सुनते ही जेंग ने अपना वेपन ड्रॉप कर दिया, वहीं पर किन को भी रुकना पड़ा था, और उतने में मास्टर ने इवल शैडोज का यूज करते हुए जेंग पर हमला कर दिया। अब जेंग पर भी इवल शैडो स्ट्राइकिंग का मार्क आ चुका था, जिससे वो बुरी तरह से तड़पने लगा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें चांगशो टाउन दिखाया जाता है, जहाँ पर शैडो स्ट्राइक से बचे हुए लोग एक नोटिस बोर्ड को पढ़ रहे थे। वहाँ पर लिखा गया था कि टाउन में मची हुई तबाही के पीछे यानरेन का हाथ है, उसी ने अपनी इवल पावर का यूज करते हुए लगभग 1000 से भी ज्यादा लोगों को खत्म कर दिया। लोग तो उसके स्केच को देखकर कह रहे थे कि ये तो एक मासूम सा दिखने वाला यंग लड़का है, लेकिन इतना ज्यादा ब्रूटल होगा ये हमने कहाँ सोचा था। वहीं दूसरी तरफ यानरेन को होश आ चुका था और जियांशी को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। साथ ही उसे बताता है कि मुझे कभी लगा नहीं था तुम मेरी जान बचाओगी। खैर तुमने अब मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं भी यानरेन ने कसम खाता हूँ कि तुम्हारी किताब पढ़ने की आदत का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। साथ ही तुम जो गुस्से में तलवार बाहर निकालती हो उस पर भी मैं कोई कमेंट नहीं करने वाला। जिस पर जियांशी कह रही थी तुम्हें मस्का मारने की कोई जरूरत नहीं, मेरी वजह से ही तुम उन लोगों के चुंगल में फंसे थे, इसलिए मैंने तुम्हें बचाकर हिसाब बराबर किया। वैसे तुमने एकदम सही कहा था, चानफिंग पवेलियन तो बस नाम के लिए राइचस है, जबकि उनकी हरकतें किसी शैतान से कम नहीं होगी। अरे हाँ, शैतान से याद आया, तुम्हारी बॉडी से डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही थी, कहीं इसका कनेक्शन तुम्हारी डिमोनिक सोर्ड से तो नहीं है? डिमोनिक सोर्ड का नाम सुनते ही यानरेन सबसे पहले अपनी सोर्ड को चेक करता है। वो उसे बताता है कि ये सोर्ड मेरे मास्टर के पोजीशन में थी, और फिर उन्होंने अपने आखिरी पलों में इस सोर्ड की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी। तो जियांशी यानरेन से उस सोर्ड के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन पूछने लगी, जिस पर वो कहता है कि इस सोर्ड का नाम है किंग हे डिवाइन सोर्ड। इसे मेरे मास्टर के एंसेस्टर ने जनरेशन टू जनरेशन पास किया। इनफैक्ट मेरे मास्टर ने हमेशा इस सोर्ड को प्रोटेक्ट किया, लेकिन 10 साल पहले जब हम नॉर्दर्न रीजन से चांगशो टाउन में आ रहे थे तभी हम पर रास्ते में अटैक हो गए। उस वक्त सिर्फ मुझे बचाने के लिए मेरे मास्टर ने दुश्मनों के हाथों खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। तो उनकी मौत के बाद मैंने उनके साथ साथ इस सोर्ड को भी दफना दिया। इतने सालों में मैंने कभी भी इस सोर्ड का जिक्र किसी के पास नहीं किया, और अब यानरेन उसी टेम्पल में पहुंच चुका है जब वो 10 साल पहले मास्टर कांग के साथ यहाँ आया था। जियांशी उससे कहती कि शायद तुम्हारे मास्टर को पता होगा कि किंग हे सोर्ड ईवल है, इसलिए उन्होंने तुम्हें इस सोर्ड को दफनाने का हुक्म दिया था। मेरे ख्याल से इस सोर्ड का ओरिजिन काफी ज्यादा मिस्टीरियस होगा। अब सीन शिफ्ट होकर हम जीव को देख पाते हैं, जो कि यंग मास्टर शाओ को यानरेन का पोस्टर दिखा रही थी। वो कह रही
थी कि यंग मास्टर, अगर आपने इसे कैप्चर किया तो चांगफिंग पवेलियन से एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन चांगफिंग पवेलियन का नाम सुनते ही यंग मास्टर शाओ ने इस काम के लिए मना कर दिया। तो जियो उससे कहती कि वैसे तो आप काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन चांगफिंग पवेलियन का नाम सुनते आप हमेशा हेजिटेट करते। कहीं आपको उन लोगों से डर तो नहीं लगता? जो सुनते ही शाओ कहता है, मेरी जान, तुम तो अब मुझे जानबूझकर उकसा रही हो। वेल, अब तो तुम्हारी बात माननी ही होगी। वही दूसरी तरफ एंशिएंट टेंपल में यानरेन जियांशी को अपने बचपन के किस्से सुना रहा था। वो कहता है कि मास्टर जू ने मुझे काफी ज्यादा तंग किया था। जैसे उन्हें पता चला कि मैं मास्टर कांग का डिसाइपल हूँ, उसी दिन से मेरी तगड़ी मेहनत शुरू हो गई। वो मुझसे न जाने कितने सारे पेड़ कटवाते। वो कहते थे कि तुम्हारे उस मास्टर कांग ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। मैं तो बचपन में बेवकूफ था ही, लेकिन तुम तो मुझसे भी बड़े बेवकूफ हो। इतना ही नहीं, वो तो अपनी चकने से भी मुझ पर हमले कर देते। जब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता तब वो मेरा मजाक उड़ाते। वो कहते थे कि तुम में इतनी पावर सी नहीं जो तुम मुझे खत्म कर पाओ। वैसे सच बताओ तो मेरे दोनों मास्टर मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया। सच बताओ तो मास्टर जू को मैं काफी ज्यादा तंग किया करता था और इसकी सजा के तौर पर वो मुझसे पेड़ कटवाते। तो जियांशी उसे बताती कि वुड चॉपिंग कल्टीवेशन की एक बेस्ट मेथड है। तुम्हारे मास्टर तुम्हें टॉर्चर नहीं करते थे, बल्कि तुमसे प्रैक्टिस करवाते थे। जिस पर यानरेन कहता है, मिस मैं काफी ज्यादा स्मार्ट हूँ, इसलिए उनकी आइडिया में तो बचपन में ही समझ गया था। वैसे सच बताओ तो मुझे खुद पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। मैंने उन्हें घायल हालत में वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया। पता नहीं उस बंदी ने उनका क्या हशर किया होगा। खैर, मुझे बस अब उनका एक लेटर डिलीवर करना है, जिसके बाद मैं अपने मास्टर की तलाश करूंगा। मुझे जानना है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। लेकिन तभी यानरेन देखता है कि वो लेटर तो मिसिंग है। तभी जियांशी उसे उसका लेटर शो करती है। वो कह रही थी कि शायद तुम इसी को ढूंढ रहे हो। तो यानरेन उससे कहता है, मिस प्लीज वो लेटर मेरे हवाले कर दीजिए। लेकिन उसे परेशान करने में जियांशी को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। जियांशी को पता है कि ये लेटर यानरेन के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो जानबूझकर उसे परेशान करने लगी। काफी देर तक ये दोनों ऐसे ही मस्ती करते हैं, मगर फाइनली वो लेटर यानरेन के हाथ लग गया। तो जियांशी उसे दोबारा से खींचने की कोशिश करती है और इसी खींचातानी में वो लेटर ओपन होकर यानरेन उसके अंदर का कंटेंट देख लेता है। उस लेटर के ओपन होते ही यानरेन एक अजीब सी स्पेस में पहुंच चुका था, जहाँ पर डिवाइन लाइट का एक बहुत बड़ा फ्लो था और फिर उसी डिवाइन एनर्जी के फ्लो में उसे कुछ पोस्टर्स नजर आने लगे। साथ ही उस स्पेस में यानरेन को किसी की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि उसे 5 सोर्ड प्रिंसिपल्स के बारे में बताने लगी। यानरेन समझ जाता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल मार्शल टेक्निक्स हैं और अब वो सारी डिवाइन एनर्जी उसकी बॉडी में समाने लगी, जिससे यानरेन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। साथ ही वो डिवाइन वॉइस उसे बता रही थी कि अब तुम्हारे हाथों में तलवारों जैसी पावर होगी, जिनका यूज करके तुम ईवल का सर्वनाश करोगे। तुम्हारी बॉडी भी अब एक ब्लेड बन चुकी है, जो कि इस दुनिया के पीस को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। तुम्हारी विल पावर भी अब एक ब्लेड है, जो कि हेवन और अर्थ के साथ तुम्हें कनेक्ट करेगी। तुम्हारा हार्ट भी एक ब्लेड है, जो कि सभी लिविंग बीइंग्स को प्रोटेक्ट करेगा। तुम्हारे हर एक स्ट्रोक में हेवन एंड अर्थ की पावर होगी। उतने में यानरेन को वहाँ पर एक वॉरियर नजर आता है, जो कि उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। तो यानरेन भी उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है, मगर असल में तो उसने हमला जियांशी पर किया था, जिसके पावरफुल स्लैश अटैक से जियांशी काफी बुरी तरह से घायल हो जाती है। वो समझ गई थी कि यानरेन किसी इल्यूजन में फंस चुका है, इसलिए वो यानरेन को पुकार के उसमें से बाहर निकालने की कोशिश करने लगी, मगर यानरेन ने छलांग लगाते हुए उस पर एक जोरदार हमला कर दिया। हालांकि जियांशी समय रहते साइड में हट जाती है। अब जियांशी ने भी उस पर हमला करने की कोशिश की, मगर वो उस पर अपनी तलवार से हमला नहीं करती, बल्कि उसने अपनी एक लात में ही उसे नीचे पटक दिया था। इसी दरमियान यानरेन की सोड उसके हाथ से ड्रॉप हो गई, लेकिन अभी भी वो उसी इल्यूजन में फंसा हुआ था। साथ ही साथ हमें यानरेन के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सोड वॉरियर के साथ फाइट कर रहा था। इसी दरमियान यानरेन उन सारी मार्शल टेक्निक को मास्टर करने लगा। उसके हाथों में भी अब एक तलवार जैसी पावर आ चुकी थी, जो देखते ही जियांशी के तो होश ही उड़ गए। यहाँ पर यानरेन को कोई खबर ही नहीं थी कि वो सारे अटैक जियांशी पर कर रहा, और उतने में ही जियांशी ने वहाँ पड़ी रोप उठाते हुए यानरेन को उसमें जकड़कर नीचे पटक दिया कर रहा था। उसके हाथों में अब सोड जैसी पावर थी, जो देखते ही जियांशी के तो होश ही उड़ गए। वो अब काफी तेजी से मूव होते हुए यानरेन के सारे अटैक को डॉज करके वहाँ गिरी रोप को उठा लेती है और फिर उस
उसने बड़े ही कूल अंदाज में यानरेन को उस रोप में जकड़ लिया। उसने अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए यानरेन को जोरों से अपनी तरफ खींच लिया था और इसी चक्कर में यानरेन सीधे जाकर उससे टकरा गया। इनफैक्ट गलती से यहाँ पर इन दोनों में एक किस हुआ था, जिससे तो यानरेन तुरंत ही होश में आ गया। वहीं पर जियांशी भी काफी ज्यादा ब्लश करने लगी थी और फिर समहाउ जियांशी ने अपने होश संभालते हुए सीधे उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। और अब अगली सीन में हम देख पाते कि जियांशी यानरेन को उल्टी नजर आ रही, क्योंकि उसने यानरेन को दोबारा से उल्टा टांग दिया था। जो देख यानरेन तुरंत ही चिल्लाना शुरू कर देता है। वो कह रहा था प्लीज कोई मेरी मदद करो, ये लड़की मेरे साथ जबरदस्ती कर रही, इसने मुझे पहले भी किडनैप किया था और दोबारा से ये यही कर रही। उसका शोर शराबा सुनकर जियांशी उस पर गुस्सा दिखाते हुए कहने लगी कि बेवकूफ, अपना मुंह बंद रख वरना हमारे दुश्मन यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो यानरेन उससे पूछता है कि क्या लोगों को उल्टा टांगना तुम्हारी हॉबी है, हर बार देखो यही करती रहती हो। जिस पर जियांशी कह रही थी कि पहले तुमने अपनी हरकतों पर ध्यान देना चाहिए, मैंने तो तुम्हारे साथ काफी अच्छा बर्ताव किया था और तुमने उसके बदले में जंगली जानवर जैसे मुझ पर ही अटैक कर दिए। तो यानरेन उन सारी बातों को याद करने की कोशिश करता है, मगर उसे पता चला कि उसने तो जियांशी पर कोई हमला नहीं किया था। दरअसल उसने जो भी किया वो सारी बातें भूल चुका है। इसलिए वो तुरंत ही कहते हुए, लड़की देख, मुझ पर बेवजह के इल्जाम मत लगा, मैंने कभी किसी लड़की पर आज तक हाथ नहीं उठाया। जिस पर जियांशी कहती है, अच्छा तो मैं झूठ बोल रही है ना, और फिर वो अपनी सोड उसमें स्टैब करने की कोशिश करने लगी, मगर यानरेन बड़ी ही तेजी के साथ अपनी मुंडी घुमाते हुए उसके अटैक को डॉज करने लगा। उससे कहता है, प्लीज मेरा यकीन करो ना, मैंने अगर तुम पर हमला किया भी होगा तो मुझे कुछ याद नहीं, मैं भला उस पर्सन पर बेवजह अटैक क्यों करूंगा जिसने थोड़ी देर पहले ही मेरी जान बचाई थी। और फिर एक बार फिर से जियांशी अपना बुक बाहर निकाल कर उसे पढ़ने लगी। वो कहती कि अगर कोई बंदा तुम पर बार बार अपनी सोड ड्रॉ करे और बाद में इस बात को मानने से भी इनकार करे तो उसके साथ क्या करना चाहिए। तो उस बुक में लिखा था कि ऐसे बंदे को इग्नोर करके उसे अपनी किस्मत के भरोसे ही छोड़ देना चाहिए, उसकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं। उस बुक का जवाब सुनते ही यानरेन काफी ज्यादा पैनिक होने लगा और जियांशी से पूछता है, क्या मतलब किस्मत के भरोसे छोड़ देना चाहिए? ना ना प्लीज ऐसा मत करो, मैं अपनी किस्मत के भरोसे ही नहीं रहना चाहता। हालांकि उसकी मिन्नतों का जियांशी पर कोई असर नहीं होता, वो तो टेढ़ा मुंह करके वहाँ से जाने लगी। इधर यानरेन कह रहा था कि तुम मुझे ऐसे टांग के कहीं नहीं जाओगी, अगर मैं आजाद हो गया तो तुम्हारी वाट लगा दूंगा। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि अगर ऐसी बातें करो तो फिर जियांशी कभी उसे आजाद नहीं करेगी, इसलिए वो बार बार उसकी मिन्नतें करता है। लेकिन जियांशी तो अपने घोड़े के पास पहुंच गई थी, तो यानरेन ने भी उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाना शुरू किए। वो कह रहा था कि तुमने एक जवान लड़के का फायदा उठाकर उसे उल्टा टांग दिया, पहला तो तुमने जबरदस्ती मुझे किस किया और फिर अपनी सोड दिखाकर मुझे थ्रेटन किया, तुम तो एक बेरहम शैतान की नानी हो जिसके सीने में कोई दिल नहीं। हालांकि जियांशी पर तो उसकी गालियां फूल बनकर बरसने लगी और फिर वो अपने घोड़े को लेकर वहाँ से जा चुकी थी। इधर जोर जोर से चिल्लाने की वजह से यानरेन का गला पूरी तरह से सूख गया। वो कह रहा था, बाप रे, ऐसी खतरनाक बंदी मैंने आज तक नहीं देखी थी, दिखती तो क्यूट है मगर है बड़ी कमीनी। और अब खुद को आजाद करने के चक्कर में यानरेन की नजर पड़ी उस लिफाफे पर, जिसे देखते यानरेन को विजन्स दोबारा से नजर आने लगे, जिसमें कुछ इल्यूजन्स कई सारे मिस्टीरियस मार्शल आर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही उन सभी की पावर फिर यानरेन की बॉडी में समाने लगी। वो कहता है कि यहाँ तक तो मुझे काफी अच्छे से याद है, मगर इसके बाद क्या हुआ इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं, पता नहीं इस लेटर की मिस्ट्री क्या होगी। वही दूसरी तरफ जियांशी अपने घोड़े पर सवार होकर काफी तेजी से वहाँ से भागने लगी। उसे अब यानरेन से डर लग रहा था। वो कहने लगी कि इस बंदे के पास काफी खतरनाक ईवल सोड है और फिर वो मिस्टीरियस लेटर, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि यानरेन के कई सारे सीक्रेट्स होंगे जो कि वो बार बार मुझसे छुपाई जा रहा। वही दूसरी तरफ यानरेन को घोड़े की आवाज सुनाई देती है, तो उसे लगता है कि शायद जियांशी को उस पर रहम आया होगा, इसलिए वो दोबारा से वापस आ गई। मगर यहाँ पर यानरेन का अंदाजा पूरी तरह से गलत था, क्योंकि यहाँ पर जियांशी नहीं बल्कि चेनफिंग पवेलियन के डिसाइपल्स पहुंच चुके थे। वो कह रहे थे कि शायद वो बंदा इस टेम्पल में छुपा हो सकता है, तो हमने जल्दी से इसे चेक करना चाहिए। इधर यानरेन को पता चल गया था कि उसके दुश्मन अब उसके काफी करीब आ चुके हैं, बस उनके दरवाजा ओपन करने की देर थी। फिर बिना मेहनत किए यानरेन उन्हें थाली में सजा हुआ मिल जाएगा। तो यानरेन फटाफट से उस लेटर को कलेक्ट करने की कोशिश करने लगा। अब उसके हाथ तो बंधे हुए थे, इसलिए उस लेटर को अपने मुंह से ग्रैब करने की कोशिश करता है। तब तक वो देखता है कि वो लोग डोर के एकदम करीब आ चुके हैं। यानरेन के पास अब काफी कम वक्त बचा था और उतने में ही वहाँ का दरवाजा ओपन हो गया। हम
देख पाते हैं कि यानरेन वहाँ पर टंगा हुआ नहीं था, यानी कि उसने खुद को जैसे तैसे आजाद कर लिया। मेरे ख्याल से उस मिस्टीरियस लेटर का ही कमाल होगा। वहीं पर चेनफिंग पवेलियन का डिसाइपल देखता है कि वहाँ पर किसी ने आग जलाई थी। वो कहता है कि क्लियरली यहाँ पर कोई छुपा हुआ था, जल्दी से इस पूरी जगह को सर्च करो। वहीं पर हम यानरेन को देख पाते हैं जो कि वहाँ मौजूद बड़े से स्टैचू पर छुपा हुआ था, लेकिन तभी चेनफिंग पवेलियन का बंदा उसे देख लेता है तो उसने तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल ब्रश का यूज करते हुए यानरेन पर अटैक कर दिया। मगर यानरेन बड़ी ही मुश्किल के साथ उसके अटैक को डॉज करते हुए सीधा उस स्टैचू के सर पर सवार हो गया। वो खुद से कहता है, अरे वाह, मेरी जंपिंग स्किल इतनी अच्छी कब से हो गई। इधर चेनपिंग पवेलियन का डिसाइपल अपनी सीनियर को यानरेन की फोटो दिखाता है। वो कह रहा था ये तो वही बंदा है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। तो सीनियर डिसाइपल तुरंत ही छलांग लगाते हुए यानरेन से कहने लगा कि अच्छा हुआ तुम खुद ही मरने के लिए हमारे सामने आ गए। अब वो यानरेन पर हमला करने के काफी ज्यादा करीब था, लेकिन यानरेन तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए इससे दूर छलांग लगा देता है। वो यहाँ पर काफी तेजी के साथ मूव हो रहा था। जो देखो बंदा भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर यानरेन उसकी हर एक मूव को स्लो मोशन में देखे जा रहा था। वहीं पर वो बंदा अपना स्पिरिचुअल ब्रश लेकर उसके एकदम करीब पहुंच चुका था, मगर यानरेन फटाफट से अपने लिए एक कप चाय की प्याली बना लेता है और फिर उसने अपनी चाय खत्म करने के साथ ही उस बंदे को घुमाते हुए स्टैचू के हाथ पर फेंक दिया। और फिर यानरेन उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि अरे यार पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तुम्हारी मूवमेंट काफी ज्यादा स्लो नजर आ रही। अब तुम लोग स्लो हो या फिर मैं फास्ट, इसका पता चलना थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे मैंने तो सुना था कि चेनफिंग पवेलियन के डिसाइपल्स काफी ज्यादा बहादुर हैं, मगर तुम लोगों की शक्लें देखकर तो मुझे बहादुरी का ब भी नजर नहीं आ रहा। जो सुनते ही वो बंदा कह रहा था, कमीने कही कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारा मजाक उड़ाए। और फिर वो यानरेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे वो यानरेन के पास आया, यानरेन छलांग लगाते हुए उससे दूर चला जाता है। वो अपने कूल अंदाज में बड़े ही मजे के साथ उस बंदे को परेशान कर रहा था और ये बात उस बंदे को भी रियलाइज हुई। वो यानरेन से कहता है कि तुम तो जानबूझकर मेरे साथ खेल खेल रहे हो, अगर तुम्हें जरा भी दम है तो मुझ पर अटैक करके दिखाओ। जिस पर यानरेन कहता है ओके कोई बात नहीं, अभी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। और फिर उसने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर ही उस बंदे पर अपना पाम अटैक रिलीज कर दिया था। उसके एक ही अटैक में वो बंदा सीधा टेम्पल के बाहर पहुंच गया और फिर यहाँ से वो सीधा जाकर एक दीवार में धंस जाता है, जिसके चलते वो बेहोश हो गया। उसकी इसी हालत देखकर उसके जूनियर्स को काफी ज्यादा टेंशन आ रहा था और वहीं पर यानरेन खुशियाँ मनाने लगा। वो कह रहा था, बाप रे, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। ना ये सपना नहीं हो सकता। अरे वाह, मैं तो काफी ज्यादा पावरफुल बन गया। वहीं पर वो तीनों डिसाइपल कहते कि साले कमीने, तूने हमारी सीनियर पर अटैक किया, अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद वो तीनों मिलकर सीधे उस स्टैचू की तरफ जंप लगा देते हैं। तो यानरेन फटाफट से उस स्टैचू से नीचे उतरकर एंशिएंट टेम्पल से बाहर आ जाता है। उसके पीछे वो तीनों बंदे भी पहुंच चुके थे। तो यानरेन बड़ी ही तेजी के साथ उनके अटैक को डॉज करते हुए उन पर ही लाते बरसाने लगा। जो देखो तीनों एक साथ मिलकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे, मगर समय रहते यानरेन ने हवा में जंप लगा दी थी, जिसके चलते वो तीनों भी आपस में ही टकरा गए। तब तक यानरेन वहाँ के एक रूफ पर पहुँच गया। जो देख उनमें से एक डिसाइपल तुरंत ही उस रूफ पर पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ पर पहुँचा नहीं बल्कि उस रूफ से लटक गया था। तो यानरेन भी नटखट वाली स्माइल करते हुए उसके पाँव को कुचलने की कोशिश करने लगा, जो कि काफी ज्यादा फनी सीन था। और तब तक उस बंदे के दूसरे दोस्त भी उस पर हमला करने के लिए आ जाते हैं, मगर यानरेन ने उनके मुंह पर लाते मारते हुए उन्हें दूर ढकेल दिया। वो काफी मजे के साथ इन लोगों को अपने पीछे भगा रहा था, साथ ही साथ उन्हीं के मुंह पर पाँव रखते हुए आगे बढ़ने लगता है। और फिर ऐसा करते करते वो टॉप पर पहुंच गया। वो कह रहा था, वाह दोस्तों, ये वाली लैंडिंग तो परफेक्ट थी। सच बताओ तो पहला मुझे लगा था कि तुम लोग कमजोर हो, मगर अब पता चल रहा कि तुम लोग कमजोर नहीं बल्कि मैं ही एक जीनियस हूँ। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगा और उतने में एक पत्थर उस पर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसे यानरेन अपने हाथ से रोकने की कोशिश करने लगा, मगर इस बार उसका निशाना फेल हो गया और वो पत्थर सीधा जाके उसके मुंह पर हिट हो जाता है, जिसके चलते वो एक ही सेकंड के अंदर आसमान से सीधा जमीन पर आकर पटक जाता है। वो खुद से ही पूछ रहा था कि आखिर मेरी डिवाइन पावर्स कहाँ चली गई, उस पावर ने इस हमले को क्यों नहीं रोका। दरअसल थोड़ी देर पहले यानरेन ने जिस बंदे को बेहोश किया था वो अब होश में आ चुका है और उसे महफूज देखते ही उसका जूनियर सीधे जाकर उसका पाँव पकड़कर रोने लगा। वो कह रहा था, सीनियर अच्छा हुआ आप होश में आ गए, वरना ये बंदा तो हमारी चटनी कर देता। यहाँ पर वो सीनियर काफी ज्यादा
गुस्से में था, इसलिए उसने फटाफट से जाकर अपना वेपन उठा लिया। अब वो बड़े ही कूल अंदाज में यानरेन की तरफ आगे बढ़ता है, तो यानरेन भी उससे डर के मारे पीछे हटने लगा और सोचता है कि अरे अभी तक तो सब कुछ ठीक था, फिर ये अचानक से मेरा वक्त इतनी जल्दी पलटी कैसे खा गया। और बंदा उससे कहता है, लड़के क्या तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बकवास करते हो? तो यानरेन अपनी ऑकवर्ड सी स्माइल करते हुए उसे बताने लगा कि भाई साहब वो क्या है ना, कभी कभार मैं भावनाओं में बह जाता हूँ, इसलिए समटाइम्स एक दो बातें मुंह से निकल जाती है, लेकिन आप तो बड़े भाई हो इसलिए आपने मेरी बातों को इग्नोर करना चाहिए। साथ ही साथ तो काफी अजीब सी स्माइल देते हुए इस बंदे का मूड बदलने की भी कोशिश करता है, मगर वो बंदा चीयरफुल होने की बजाय और ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है, कमीने तुम मौत के दरवाजे पर है लेकिन अभी भी मेरा मजाक उड़ा रहा, रुक मैं अभी अपनी स्पिरिचुअल ब्रश से तेरी मुंह की धजिया उड़ाता हूँ, फिर तो कभी अपनी जबान नहीं चलाएगा। वहीं पर यानरेन उस स्पिरिचुअल ब्रश को देखकर काफी ज्यादा डर गया और समझ गया था कि आज तो उसके मुंह का अंतिम संस्कार होने वाला है, मगर उतने में एक ब्लेड बड़ी तेजी के साथ आकर वहाँ पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर देती है। वो स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो पूरा इलाका शेक हो गया। साथ ही साथ वो स्लैश अटैक इतना ज्यादा शार्प था कि उसने स्पिरिचुअल ब्रश को 2 हिस्सों में काट दिया। ये देखकर तो सीनियर डिसाइपल के भी होश उड़ गए। दरअसल वहाँ पर एंट्री हुई थी जाओ फेंगची नाम के बंदे की। यानरेन कहता है, वाह ये तो काफी ज्यादा हैंडसम है। और सीनियर डिसाइपल उससे कह रहा था कि आपने तो विंड कटिंग ब्लेड का यूज किया, कहीं आप टियानफेंग क्लैन के लीडर जाओ फेंगची तो नहीं हो? और सभी डिसाइपल जाओ फेंगची नाम सुनते ही काफी ज्यादा डर गए। यहाँ पर यानरेन को समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा आखिर है कौन, जिसे देखते ही इन लोगों ने अपना रवैया बदल दिया। इधर वो चारों डिसाइपल जाओ फेंगची को ग्रीट करने लगे। वो कह रही थी कि सीनियर जाओ फेंगची अब यहाँ पर आ चुके हैं, इसलिए हमें इस बंदे से निपटने की कोई जरूरत नहीं, अब तो हमारे सीनियर ही इसके साथ डील करेंगे। तो चारों लोग फटाफट से वहाँ से निकल गए, मगर उन्होंने जाने से पहले यानरेन का वांटेड वाला पोस्टर वहीं पर फेंक दिया था, जो देख यानरेन को डर लग रहा था कि कहीं इस पोस्टर को देखकर जाओ फेंगची उस पर हमला न कर दे। इसलिए वो कहता है, बड़े भाई अगर आप मुझे मौका दो तो मैं सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें एक टाउन दिखाया गया जहाँ पर जियांशी पहुँच गई थी। वो देखती है कि टाउन के नोटिस बोर्ड पर एक वांटेड वाला पोस्टर लगाया गया था। उस पर की फोटो देखती ही जियांशी समझ गई कि ये तो यानरेन का वांटेड पोस्टर है, इसलिए वो तुरंत ही अपने घोड़े से उतरकर उस नोटिस बोर्ड के पास आ गई। वो कहने लगी कि इस बंदे के पास जरा भी अच्छी स्किल्स नहीं है, उन्हीं बेकार से एबिलिटीज का यूज करके इसने पूरे टाउन को खत्म कर दिया। अरे ये बात तो मुझे जरा भी हजम नहीं हो रही, ये लड़का तो बेवकूफ है ही, मगर उसका पोस्टर लगाने वाले उससे भी बड़े बेवकूफ होंगे। तो वह मौजूद मॉडल उसे बताता है कि इस नोटिस को तो चेनफेंग पवेलियन की लेडी जेंगची ने इशू किया है। मिस जेंगची तो एक जानी मानी जीनियस है, तो भला वो इसे फेक नोटिस क्यों लगाएगी? जिस पर जियांशी कहती कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी मिस जेंग ने ही पूरे टाउन को खत्म कर दिया, और फिर जब उसे गिल्टी फील हुआ तो उसने इस सारा इल्जाम एक बेगुनाह के मत्थे मार दिया। हालांकि उन लोगों को जियांशी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहते हैं कि मिस जेंग इस मार्शल वर्ल्ड की एक जानी मानी हस्ती है, साथ ही वो सभी लोग राइचियस पाथ को फॉलो करते हैं, तो भला वो किसी बेगुनाह को इस तरह से बदनाम क्यों करेंगे? उतने में ही एक दूसरा बंदा कहता है कि मेरे ख्याल से ये लड़की भी उस बंदे के साथ इन्वॉल्व है, इसलिए तो ये उस डीमन की करतूतों पर पर्दा डालना चाहती। जो सुनकर जियांशी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो उन लोगों से कहने लगी कि मैं तो बस तुम्हें सच्चाई से रूबरू कराना चाहती थी, लेकिन तुम हो कि मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे, तुमने मेरा अपमान किया है और अब इसकी सजा होगी एग्जीक्यूशन। और अब वो अपनी सोड को ड्रॉ करते हुए उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगी, जो देखकर तो बेचारे उन मॉर्टल्स के पसीने छूट गए थे। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम यानरेन को देख पाते हैं, जिसने जाओ फेंगची और उसके साथियों को अपनी सारी सच्चाई बता दी थी। जब उन लोगों को पता चला कि चांगशू टाउन को चेनफेंग पवेलियन के लोगों ने ही डिस्ट्रॉय किया, तो वो काफी ज्यादा भड़क गए। उनमें से एक बंदे को तो अपना गुस्सा भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए वो अपनी सोड से जमीन पर अटैक करते हुए कहने लगा कि पवेलियन के लोग इतने बेरहम होंगे ये हमने कभी सोचा नहीं था। उस बंदे की तलवार देखते ही यानरेन को याद आता है कि अरे उसके पास भी तो एक हेवनली सोड है, तो तुरंत ही अपनी सोड लेने के लिए टेंपल में चला गया। यानरेन को तो सब्जियां काटने वाला छुरा रखने की आदत थी, इसलिए वो बार बार इस सोड के बारे में भूलता जा रहा था। अब जैसे वो अपनी सोड कलेक्ट करता है, तब तक जाओ फेंगची भी अपने साथियों को लेकर टेंपल में आ चुका था। जाओ फेंगची को ये सोड काफी ज्यादा यूनिक लगी, इसलिए वो यानरेन से पूछता है कि भाई आखिर ये सोड तुम्हें कहाँ से मिली? अब यानरेन उसे बताने वाला था कि ये तो मेरे मास्टर की सोड है, लेकिन तभी वो सोचता है कि ये बंदा इस सोड को हासिल करने के लिए मुझ पर अटैक
कर सकता है। भले ही इसने पहला मेरी जान बचाई हो, लेकिन कोई भी कल्टीवेटर पावरफुल ट्रेजर को अपने हाथ से जाने नहीं देता। इनफैक्ट मेरे मास्टर भी इसी सोड के चक्कर में मारे गए थे, इसलिए मुझे अब संभाल कर रहना होगा। तो जाओ फिंची से कहता है कि सीनियर, ये सोड तो मुझे रास्ते में मिली थी, इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है। वैसे अब मुझे यहाँ से जाना होगा, जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ता है। हालांकि जाओ फिंची ने उसे रोक लिया। वो कहता है कि अगर ये सोड तुम्हें हाल ही में मिली है तो तुम भला मुझे इसे चेक करने क्यों नहीं दे रहे? मैं तो बस इस सोड को देखना चाहता हूँ। जो सुनते ही यानरेन की डिमोनिक साइड अचानक से उस पर हावी हो गई। उसकी आंखों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी। उस ऑरा को देखते ही जाओ फिंची तुरंत ही पीछे हट गया। साथ ही उसके दोनों साथी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ चुके थे और उतने में यानरेन ने उन दोनों पर एक जबरदस्त स्लैश अटैक करते हुए उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। और अब वो अपना अगला अटैक जाओ फिंची पर करने ही वाला था कि तभी जाओ फिंची वहाँ से गायब होकर सीधे यानरेन के पीछे आ जाता है। उसने यानरेन पर पाम अटैक करते हुए उसे हवा में उछाल दिया। साथ ही साथ उसकी बॉडी में मौजूद अलग अलग एक्यूपॉइंट्स पर अपनी एनर्जी रिलीज करने लगे और फिर एक जोरदार पंच डिलीवर करते हुए उन्होंने यानरेन को जमीन पर पटक दिया, जिसके चलते यानरेन तुरंत ही होश में आ जाता है। दरअसल यहाँ पर जाओ फिंची ने उस पर हमले नहीं किए थे, बल्कि बस उसे होश में लाने की कोशिश की थी। वो उसे बताते हैं कि मेरे भाई, तुम्हारी ये सोड काफी ज्यादा भयानक है, इसे तो बस एक स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला बंदा ही यूज कर सकता है। अगर तुम्हारे जैसे सॉफ्ट हार्टेड बंदे ने इसका इस्तेमाल किया तो ये सोड तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाएगी। ये तुम पर पूरी तरह से हावी हो सकती है, इसलिए इसका इस्तेमाल थोड़ा सा संभाल कर करना। उसकी बातें सुनकर यानरेन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसने एक अच्छे बंदे पर बेवजह हमला कर दिया। इसलिए यानरेन शर्मिंदा होते हुए जाओ फिंची से माफी मांगता है। वो कहता है कि अगर किस्मत ने चाहा तो जरूर से हमारी दोबारा मुलाकात होगी और फिर मैं आपका एहसान चुका दूंगा। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से भाग निकलता है। उसके वहाँ से जाने के बाद जाओ फिंची के साथी उससे कहते कि सीनियर, हमें तो नहीं लगता कि इस बंदे ने चोंगशो टाउन पर अटैक किया होगा। इस बंदे की हरकतें देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये कभी किसी बेगुनाह की जान लेगा। वहीं दूसरी तरफ यानरेन भागते हुए काफी दूर पहुंच चुका था। वो अपनी सोड से कहता है, मेरी जान, क्या तुम्हें जरा भी अकल नहीं है? तुम्हारी वजह से मैं एक बार फिर से मुसीबत में फंसने वाला था। पता नहीं तुम मुझे जानबूझकर परेशान करना कब बंद करोगी। और अब थोड़ी देर बाद यानरेन एक टाउन के सामने पहुंच जाता है, जहाँ यानरेन के वांटेड पोस्टर जगह जगह चिपकाए गए थे। साथ ही वहाँ पर हर आने जाने वाले शख्स के थोबड़े उस पोस्टर के साथ मैच किए जा रहे थे। तो यानरेन समझ गया कि इन पोस्टर्स की वजह से वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है। उतने में ही चेनफिंग पवेलियन के डिसाइपल्स ने एक बंदे को रोक लिया। वेल, उस बंदे ने काफी वियर्ड सा मास्क पहना था, तो लोग कहते कि जल्दी से अपना मास्क उतार दो। हालांकि वो मास्क वाला बंदा तुरंत ही अपनी ब्लेड निकाल लेता है। उन लोगों से कह रहा था कि मैं वुयान क्लिफ का मेंबर हूँ, जब तक मेरा मास्क एग्जिस्ट करेगा तब तक ही मैं एग्जिस्ट कर सकता हूँ। अगर तुम लोगों ने ये मास्क उतार दिया तो फिर मैं तुम्हारे सामने ही अपना गला काटूंगा। जो सुनते ही वो सिपाही थोड़े से हैरान हो गए। उससे कहते कि तुम्हें क्या लगा, तुम अपनी जान देने की धमकी दोगे और हम तुम्हें छोड़ देंगे? चलो जल्दी से अपना मास्क उतारो। तभी एक दूसरा डिसाइपल अपने साथी को धीरे से बताता है कि भाई, मैंने सुना था वुयान क्लिफ के लोग एक नंबर के पगलेट हैं। अगर तुमने इस पर जबरदस्ती की ना तो ये सच में अपना गला काट के तुम्हारे मुंह को पूरा खून से लाल कर देगा। वहीं पर वो बंदा अपनी सोड को गले के पास ले जाकर उन लोगों को धमकाने लगा, तो उसे पागल समझकर डिसाइपल्स ने भी अपनी जिद छोड़ दी। अब वो बंदा थोड़ी दूरी पर आने के बाद यानरेन उसका हाथ थाम लेता है। वो कह रहा था, मेरे भाई, मैंने अभी अभी तुम्हारा कारनामा देखा। यार, तुम तो काफी ज्यादा बहादुर हो। तुमने अपनी जान देने की धमकी देकर उन लोगों के पसीने छुड़ा दिए। काश मैं भी तुम्हारे जैसा बहादुर होता। उसकी बातें सुनकर तो मास्क वाला बंदा हद से ज्यादा खुश हो गया था। और फिर यानरेन उससे कहता है, मेरे भाई, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या आप मेरे साथ 1 मिनट के लिए खोपचे में चल सकते हो? तो बंदा भी तुरंत ही इसके लिए राजी हो गया। अब उसके खोपचे में जाते ही यानरेन बात करने के बजाय सीधा उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, मगर वो बंदा बेहोश होने की बजाय उसे गुस्से में पूछता है, क्या कर रहे हो तुम? तो यानरेन ने दोबारा से उस पर हमला कर दिया, मगर इस बार भी वो बंदा बेहोश नहीं होता। अब यानरेन की मुसलसल कोशिशों की वजह से उस बंदे को भी गुस्सा आ गया, इसलिए वो सीधे अपनी ब्लेड बाहर निकालकर उसे कहता है कि तुमने मुझे फंसाने की जरूरत की है। जिसके बाद वो यानरेन पर काफी तेजी के साथ अटैक करने की कोशिश करता है। हालांकि यानरेन यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था, तो बंदा बड़ी डैशिंग अंदाज में अपनी ब्लेड को स्पिन करते हुए यानरेन पर हमला कर चुका। लेकिन यानरेन ने काफी चालाकी के साथ उसकी ब्लेड को मिस किया, जिसकी
जिसके चलते वो ब्लेड सीधे जाकर उसी बंदे के मुंह पर हिट हो जाती है और फिर क्या वो खुद के अटैक से बेहोश हो गया। साथ ही साथ उसका मास्क भी यानरेन के पाँव के पास आकर गिर गया था। तो यानरेन तुरंत ही उस मास्क को पिक करके उस बंदे को हंसते हुए कहने लगा कि भाई तुम्हारी मेहनत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब यानरेन उस बंदे का कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर आ गया और दिल ही दिल में कह रहा था कि अब तो कोई मुझे पहचान नहीं सकता। हालांकि यानरेन ज्यादा देर तक खुशियां मना पाई इससे पहले ओयान क्लिफ का एक और मेंबर उसके पास आ जाता है। वो कह रहा था सीनियर शायद हमारे मास्टर कुछ इम्पोर्टेंट बात अनाउंस करना चाहते हैं, तो हमें भी जल्दी से उस मीटिंग को अटेंड करना होगा। यहाँ पर यानरेन को इतनी भूख लगी थी कि उसका पेट भी आवाज देने लगा। तो वो सोचता है कि अगर वहाँ पर ओयान क्लिफ की मीटिंग है तो वहाँ पर तगड़ा खाना भी होगा, इसलिए बस खाने के लालच में ही यानरेन उस मीटिंग में पहुँच गया। मगर वहाँ पर तो कोई खाना नहीं था, साथ ही साथ उसका पेट भी अब जोर जोर से आवाज देने लगा और उतने में ओयान क्लिफ का मास्टर उसके पास पहुँच जाता है। वो अपना हथौड़े जैसा हाथ उसके कंधे पर पटकते हुए कहने लगा कि यहाँ पर एक ऐसा पर्सन आया है जिसका प्रेजेंस मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानरेन सोचता है अरे बाप रे, इतनी जल्दी मेरी पोल भी खुल गई। तभी वो मास्टर अपने लोगों को बताता है कि गाइस यहाँ पर वो कातिल हसीना जियांशी पहुंच चुकी है। इधर यानरेन अपने दिल को संभालते हुए कह रहा था कि चलो ये तो अच्छी बात है कि ये मोटा मेरी बात नहीं कर रहा था। और फिर उसे क्लिक होता है कि अरे इसने तो अभी अभी जियांशी का नाम लिया। वहीं पर वो मास्टर बताने लगा कि हमारे फाउंडर एक बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट थे, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो उनका मुकाबला कर पाए, लेकिन बाशान सोर्ड सेक्ट के एक जूनियर डिसाइपल ने उन्हें हरा दिया। इस हादसे के बाद तो हम अपना मुंह किसी को दिखाने के लायक नहीं बचे, इसलिए तो हम हमेशा मुखौटे पहने रहते हैं। मगर अब हमारे पास रिवेंज लेने का एक सुनहरा मौका आ चुका है, हम उस जियांशी को हरा देंगे। जो सुनते ही ओयान क्लिफ के लोग काफी ज्यादा जोश में आ गए। वहीं पर यानरेन कह रहा था कि पता नहीं हेवन कैसे कैसे लोगों को बना के भेजता है, इन लोगों से तो अपनी हार भी हजम नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ जियांशी ने उन दोनों मॉडल्स को पीट पीट के लाल करने के बाद वो वहाँ से रवाना हो गई। हालांकि ओयान क्लिफ के बंदे ने उसे देख लिया था, तो तुरंत ही अपने मास्टर को इसकी खबर देने के लिए निकल गया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।